स्टार्ट कर रहे हैं सर। जय उत्तराखंड आप सभी को। और आज हमारे साथ जुड़े हैं समाज सेवी और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री संजय शर्मा दरमोड़ा जी। साथ में जुड़ी हैं सुप्रीम कोर्ट से ही मीनाक्षी जोशी मैम, और हमारे साथ यूके टाइम से यशोदा जोशी मैम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस आज की चर्चा में वन यूके टीम की। जो हमारा प्रयास है उत्तराखंड और उत्तराखंडियों को सशक्त करना, आज हमारा टॉपिक है महिलाओं के सशक्तिकरण, उनके ऊपर हो रहे अत्याचार और उनके अधिकारों के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सर्वप्रथम मैं आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे जितने भी साथी हैं और सभी देशवासियों को, जो बलिदान हमारे शहीदों ने दिया, हमारे पूर्वजों ने दिया, आज उनकी बदौलत हम यहाँ पे इस तरीके से अपने अधिकारों के बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं और उनको बताने के लिए अपने साथियों को बताना चाहते हैं। तो उन शहीदों को भी नमन, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस चर्चा में जुड़े। तो मैं अपने सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि हमारे साथ आज महिला आयोग से भी मैम जुड़ेंगी, जो सेक्रेटरी हैं उत्तराखंड महिला आयोग। टेक्निकल कुछ इश्यूज के कारण वो अभी जुड़ नहीं पाए, तो जैसे जुड़ेंगे तो वो भी हमारे साथ रहेंगे। और मैं आप सभी से एक छोटा जुड़ गई हैं, होल्ड कीजिएगा थोड़ा सा। जी, तो वो थोड़ा सा उधर नेटवर्क इशू है शायद। तो जय उत्तराखंड मैम, नमस्कार मैम। आपका आज की लाइव की चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना कीमती समय, मैं समझ सकता हूं कि 9 बजे का टाइम किस तरीके से महिलाओं के लिए खासकर कितना कीमती होता है, इस समय पे आपने अपना समय दिया। और आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप अपना एक छोटा सा मतलब ब्रीफली हमारे दर्शकों को अपने बारे में बता सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे महिला फर्स्ट होती है, तो मैम गुप्ता मैम, आपसे चाहेंगे आप एक अपना छोटा सा इंट्रो हमारे साथियों को जरूर दीजिए। हेलो, लगता है मैम को आवाज नहीं पहुंच पा रही है शायद। जी जी जी। तो मैं सर का तब तक एक स्मॉल इंट्रो दे देता हूं। तो जैसे मैंने बताया सर, संजय सर, आप हमारे उत्तराखंड जितना हमें पता है, तो आप हर सामाजिक कार्यक्रम में प्रतिभाग भी करते हैं और खुद भी नई सोच, नई पहल के ओर से आप खुद जुड़े हुए हैं सामाजिक कार्यक्रमों से, और जिसमें आपने चाहे हमारी संस्कृति हो, चाहे जो दिव्यांग हैं उनकी मदद हो, गरीब लोगों को खाना हो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, आप हर जगह, यही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी समय समय पे। और आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा कि 10 दिन 12 दिन में संजय सर एक जरूर कोशिश करते हैं कि सर जरूर कोशिश करते हैं कि अपने उत्तराखंड में, आप ये देख लीजिए कि इतनी एनर्जी के साथ फ्राइडे को पहुंचते हैं, सैटरडे संडे वहां काम करते हैं और फिर वापस मंडे अपने काम में पहुंच जाते हैं। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी मेहनत करते हैं और आप लोगों से ही हमें सीखने को मिलता है। साथ में हमारे साथ जुड़ी हैं यशोदा जोशी मैम यूके टाइम से, जो कि हर बार ही अपना कीमती समय देते हैं और आप इस परिचर्चा में अपनी तरफ से पूरे सवाल पूछती हैं, ताकि ये सवाल हमारे लिए नहीं, ये सवाल हमारे साथियों के लिए, जो व्यूअर्स हैं और उन व्यक्तियों के लिए होते हैं जिनसे कि जानकारी के द्वारा हम अपने आप को
सशक्त महसूस करते हैं। और हमारे साथ जुड़ी हैं महिला आयोग उत्तराखंड से सचिव श्रीमती कामनी गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका इस चर्चा में, और आपने समय दिया। आपसे मेरा एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें तो बहुत आभार होगा। मैम आवाज आ रही है आपको? शायद उन तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क का दिक्कत लग रहा है। नहीं, वीडियो तो ठीक आ रही है, मुझे लग रहा है आवाज ही नहीं जा रही है उन तक। या फिर कॉल करके देखना पड़ेगा उनको एक बार। कैसे करें? मैम आवाज आ रही है आपको? कामनी मैम? नहीं। मैं एक कॉल ले लेता हूं। जोशी मैम, तब तक आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, मैं एक कॉल करता हूं। ओके। हेलो, नमस्कार, जय उत्तराखंड। मैं हूँ यशोदा जोशी, यूके टाइम से। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, और वन यूके टीम का जिन्होंने मुझे मौका दिया है, यहाँ बार बार लाइव आने का मुझे मौका देते हैं, ये उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही साथ आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं संजय शर्मा दरमोड़ा जी, जो कि एक सामाजिक कार्यों में भी काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और आज वो हमारे साथ जो आज की चर्चा है उसके विषय में एक एडवोकेट के ही भूमिका हमारे साथ अदा करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ हैं कामनी गुप्ता जी, जो महिला आयोग की सचिव हैं उत्तराखंड से। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ी हैं मीनाक्षी जोशी जी, वो भी सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि एक पढ़े लिखे समाज होने के नाते जो हमारी महिलाओं पर कई तरह के जो अत्याचार उन पर किए जाते हैं, और वो भी अपनी नियति या भाग्य समझकर उसको अपने में ले लेती हैं कि चलो मेरा भाग्य है, ये नियति है, जो कि और उनको मेन ये होता है कि उनको पता नहीं होता कि हमें कहाँ अपनी शिकायत लेके जाना है ताकि हम आगे अपनी सुरक्षा कर सके। तो आज इसी चर्चा के साथ में हम सभी आपके सामने प्रस्तुत है। सबसे पहले तो मेरा सवाल होगा, संजय शर्मा जी से मैं सवाल करना चाहूंगी कि महिला जो है, हेलो अजय जी, हेलो जी हेलो, मैम, आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है आपकी? और सारे लोग मेरे ख्याल से नेटवर्क की वजह से हट चुके हैं। शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम। जी तो फिर मैं जी, आप कंटिन्यू कीजिए, सर से पूछ लेते हैं सवाल। जी जी। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा संजय शर्मा जी आपसे यही होगा कि जिस तरीके से एक नया जीवन जो दुनिया में आने के लिए होता है, लेकिन किसी ना किसी कारण से वो इस दुनिया में लोग किसी न किसी कारण से उसको नहीं जन्म दे पाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा इसी वजह से है, भ्रूण हत्या के ऊपर है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कानून में जो भ्रूण हत्या है उसके अंतर्गत क्या सजा है? यशोदा जी, बहुत अच्छा सवाल आपका ये है जो इस चर्चा में आपने शुरू किया है। जी और जहां तक अगर हम भ्रूण हत्या की बात करें तो देखो, हमारा कानून बड़ा सशक्त है, और कानून में हमारे हर ऐसे ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं जिसमें कि महिलाएं हों या महिलाओं के पेट में जन्म लेने वाला बच्चा हो, जी चाहे वो चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो। अब थोड़ा सा मैं भ्रूण हत्या की अगर बात करूं तो मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा अपना समाज और सामाजिक स्तर की बात करनी पड़ेगी। हमें एक बहन के रूप में एक स्त्री चाहिए, वाइफ चाहिए, माँ चाहिए, हमारी चाची चाहिए, ताई चाहिए। एक मेरे ख्याल से आज के समाज में जो ट्रेंड है, हमें गर्लफ्रेंड चाहिए। लेकिन
जब एक महिला के पेट में एक जन्म लेने वाला एक जो बीज है, जब पता चलता है कि वो फीमेल चाइल्ड, तो सबसे पहले जो परिवार के सदस्यों का जो एक्सप्रेशंस हैं वही चेंज हो जाता है। तो इस बारे में जो कानून का वो है हमारा जो इंडियन पिनल कोड है, इंडियन पिनल कोड में जो सेक्शंस हैं 312 से और 316 तक इसमें प्रोविजंस बनाए गए हैं भ्रूण हत्या के बारे में। अगर आप किसी लेडी को कंपेल करते हो कि आप इस अबॉर्ट कराइए अपने चाइल्ड को, उस बच्चे को जो आपके गर्भ में पल रहा है उसकी हत्या करवाइए, तो 3 से और 7 साल की सजा है उसके लिए। और कानून का आप देखिए कि वो कानून अगर कोई किसी लेडी को कंपेल करता है उसके लिए भी सजा वही है। अगर कोई लेडी खुद अपना मिसकैरेज कराती है या वो खुद अबॉर्ट कराना चाहे अपनी मर्जी से, उसके लिए भी कानून समान है, उसके लिए भी सजा वही है। तो ये नहीं है कि अगर कोई किसी लेडी को कंपेल करता है तो उसके लिए सजा कुछ और है, और लेडी चाहे अपने मन मर्जी से कुछ भी कराए तो उसके लिए कानून कुछ और है। कानून दोनों के लिए एक ही है, सजा का प्रावधान दोनों के लिए एक ही है। कानून किसी लेडी को कोई प्रायोरिटी ऐसा नहीं देता है कि लेडी क्योंकि मेरे गर्भ में पल रहा है बच्चा, मैं उस बच्चे के साथ जो मर्जी करूं, ऐसा कानून नहीं कहता है। लेकिन कानून निश्चित रूप से एक महिला को एक अधिकार जरूर देता है। अब मैं बात करूंगा, मैंने ये तो आपको बता दिया कि अगर किसी महिला को कंपेल किया जाए भ्रूण हत्या के लिए, उसमें सजा का प्रावधान है हमारे इंडियन पिनल कोड में, या महिला खुद चाहे कि मैं भ्रूण हत्या करूं, उसके लिए भी कानून में सजा का वही प्रावधान है। लेकिन एक महिला को एक अधिकार मिला हुआ है, वो अधिकार मिला हुआ है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। शायद तब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था जब हमारे कानून ने ये सोचा था कि एक महिला को अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का, एक बच्चे को अबॉर्ट करने का राइट मिलना चाहिए। लेकिन वो राइट कब मिलेगा? हमारे कानून में एक महिला को अपने बच्चे को अबॉर्ट करने का राइट मिला हुआ है 20 हफ्ते का। 20 हफ्ते तक एक महिला अपने डॉक्टर की सलाह से संजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज हेलो, आवाज नहीं आ रही सर? आप आवाज नहीं आ रही। नहीं सर, कॉल आ गया था। हाँ, रिकनेक्ट। मैम आपकी आवाज आ रही है, अब आ रही है हेलो, आपकी आवाज। मेरी आवाज बिल्कुल बिल्कुल अब आ रही प्रॉब्लम हो गई थी। जी सर। आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? हाँ, अब आवाज बिल्कुल आ आ रही रही है है। आपकी। कंटिन्यू कीजिए। तो एक मैं बात कर रहा था कि एक फीमेल को क्या राइट है। एक जी फीमेल को राइट है वो अपना प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकती है। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि जरूरी नहीं है कि एक लेडी अपने हस्बैंड से कंसीव करे, या एक लेडी अपने पार्टनर से कंसीव करे, अपने बॉयफ्रेंड से कंसीव करे। हो सकता है एक रेप सर्वाइवर हो। तो एक रेप सर्वाइवर जो है अगर वो कंसीव करती है तो उसको, अगर मैं बात करूं अभी जुलाई 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में, वैसे अगर मैं आपको बात करूं कि जो अभी मैंने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 की बात की है कि 20 हफ्ते आपको आपके डॉक्टर की सलाह से अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का अधिकार आपको मिला हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2016 में एक रेप सर्वाइवर को 24 वीक्स में, क्योंकि वो नहीं चाहती थी, क्योंकि उसको परिस्थितियां थी, उसको पहले नहीं पता चला, लेकिन जब उसको पता चला तो उसने हाई कोर्ट गई, इधर उधर के दरवाजे खटखटाए, नहीं मिला, क्योंकि 20 वीक्स का अधिकार मिला हुआ था कानून के हिसाब से।
लेकिन जब हमारे अपेक्स कोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय में उसने दरवाजा खटखटाया तो उच्चतम न्यायालय ने 24 वीक्स में भी उसको अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का अधिकार दिया। हो सकता है कि कोई एक मेंटली इल कोई लेडी हो, उसका फायदा उठा के कोई उसके साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप मेंटेन करे और उससे वो कंसीव करे। बाद में पता चलता है किसी संस्था से, एनजीओ से पता चलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक लेडी को, क्योंकि जो मैंने प्रावधान आपको बताया है कि भाई आईपीसी में 312 से 316 सेक्शन तक सजा का प्रावधान है भ्रूण हत्या का, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि अगर किसी महिला के इच्छा के विरोध में, चाहे रेप सर्वाइवर हो या कोई मैंने अभी जैसे बताया कि मेंटली इल कोई लेडी हो, उनकी इच्छा के विरोध से अगर वो कंसीव करती हैं तो 20 हफ्ते का टाइम कानून उनको प्रावधान करता है कि वो अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकती हैं। और यहां तक कि जैसे मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2016 में एक रेप सर्वाइवर को 24 वीक्स तक भी उसको अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का राइट दिया है। तो जहां कानून ने एक भ्रूण हत्या के लिए उसको 3 से 7 साल की सजा निश्चित की हुई है, वहीं एक महिला को, जो कि हमारी जननी है, उस जननी को ये अधिकार दिया हुआ है कि अगर आपकी इच्छा के विरोध में आपने कंसीव किया है तो आप निश्चित रूप से न्यायालय के दरवाजे खटखटा सकते हैं। और 20 हफ्ते का, जैसे मैंने बोला है कि कानून आपको राइट देता है, लेकिन जुलाई 2016 में एक्सेप्शनल केसेस में अगर आप न्यायालय के दरवाजे आप खटखटाते हो तो निश्चित रूप से कानून उसको देखता है कि भाई आपने किस तरह से, मतलब उसको भ्रूण हत्या का हम नाम नहीं देंगे। तो ऐसे राइट्स हैं फीमेल्स के पास। जी जी, काफी अच्छी जानकारी आपसे मिली है संजय जी। और अगला क्वेश्चन करने से पहले मीनाक्षी मैम, मैं आपसे एक छोटा सा परिचय जानना चाहूंगी। हेलो हेलो मीनाक्षी मैम आवाज आ रही है? लग रहा है आपकी आवाज बहुत कम आ रही है वैसे। किसकी? हेलो, बहुत कम आवाज आ रही है। कामनी मैम से पूछ लेते हैं। जोशी जी। हेलो, हाँ आवाज जी, आ रही मिस्टर जी? हाँ जी कामिनी जी, जब तक दूसरी महिला शक्ति हमारे साथ जुड़ती हैं तब तक हम आपसे एक छोटा सा परिचय जानना चाहेंगे, उसके बाद मैं अपना क्वेश्चन आपसे करती हूँ। हेलो मैम। हेलो हेलो कामिनी जी। हेलो, हाँ जी हेलो, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करने से पहले एक नमस्कार। छोटा सा परिचय आपका जानना चाहूंगी। हाँ जी, जी, मेरा परिचय मांग रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी, एक छोटा सा उन व्यूवर्स के लिए। वैसे तो आपके बारे में सभी जानते हैं, लेकिन व्यूवर्स के लिए जो शायद उतना नहीं जानते होंगे, तो उनको आपके बारे में पता लग जाए। कुछ नहीं, एक साधारण सा परिचय है मेरा नाम जी कामिनी जी गुप्ता है। मैं वैसे, जी और मेरा डिपार्टमेंट जो है WCD डिपार्टमेंट है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। मैं उसमें डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर हूँ और इस समय ऑन डेपुटेशन में महिला आयोग में मेंबर सेक्रेटरी के रूप में काम कर रही हूँ। जी जी मैम, सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन होगा, जैसे कि आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो महिलाओं के अधिकारों को लेकर है, तो महिला हाँ आयोग जी, क्या है? महिला आयोग क्या है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे, और किस प्रकार से ये महिलाओं की मदद करते हैं। बताना चाहूंगी, महिलाओं के जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए महिला आयोग का गठन किया गया है। वैसे तो महिला आयोग पूरे समाज के लिए काम करता है, क्योंकि जब हमारा समाज संवेदनशील और सुदृढ़ होगा तभी हमारी महिलाएं भी सम्मानित होंगी और सरल तरीके से अपना जीवन यापन कर सकेंगी। महिला जी आयोग में क्या है कि महिला आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। महिला आयोग में एक अध्यक्ष,
2 उपाध्यक्ष और 18 सदस्य होते हैं। ये 18 सदस्य जो हैं भिन्न जनपदों में रखे जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, ताकि जो भी उस डिस्ट्रिक्ट की, उस जनपद की महिलाओं को अगर कोई दिक्कत है, इमरजेंसी है, तो वो तुरंत जो हमारे सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनको संपर्क कर अपनी समस्या का नेटवर्क कट गया है मैडम। जी जी। तो आगे हमारे साथ मीनाक्षी जोशी जी जुड़ी हुई हैं, तो अगला क्वेश्चन मैं उन्हीं से करना चाहूंगी। मीनाक्षी मैम, आप सुन रहे हैं हमें? हाँ, मुझे आपकी आवाज सुनाई आ रही है। जी जी। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही होगा कि अगर जैसे कि आमतौर पर काफी देखा जाता है। मैम जुड़ गई है मैम, सॉरी नेट मैम, आप कंटिन्यू प्रॉब्लम कर जा रहा है। जी जी जी, आप कंटिन्यू कीजिए मैम, कामनी मैम। हाँ, दूसरा ये जो हमारी जो महिला आयोग के कार्य हैं, उसमें ये है कि हम महिलाओं के संग तो जुड़े हुए हैं, साथ में जो हमारी भावी पीढ़ी है, हमारी किशोर और किशोरियां हैं, उनको हमें जिम्मेदारी संभालनी है, बतानी है कि उनकी क्या कर्तव्य है, क्या जिम्मेदारी है और किस तरह से उन्हें निभाना है, क्योंकि वो कल की भावी माँ और भावी पिता हैं। इसके साथ किसी भी स्थान पर किसी भी महिला का मानसिक शारीरिक शोषण हो, उसको रोकना है, ताकि वह अपने घर और बाहर दोनों जगह अपना एक सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। इसी तरह लिंग और समाज में जो लिंग भेद को लेकर के बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको भी हमने रोकना है। महिला आयोग का काम ये भी है कि महिला आयोग विभिन्न विभागों के बीच में एक कड़ी का काम करता है, एक समन्वय का काम करता है कि जो महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका फायदा उन महिलाओं को मिले, इसलिए उन विभागों के साथ समन्वय और समीक्षा भी करता है। इसके अतिरिक्त हम चाहते हैं कि हमारे समाज में एक चेतना को हमने जागरूक करना है, तो हमें समाज में कन्या भ्रूण हत्या और जो हमारी बालिकाओं को पोषण की उपेक्षा मिलती है, दूसरा दहेज हत्या है, बाल विवाह है, इसको भी रोकने का प्रयास किया जाता है। और महिला आयोग जो है, हमारी जो महिलाएं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो महिलाओं के लिए काम करती हैं, उसके साथ भी समन्वय स्थापित कर महिला सशक्तिकरण के कार्यों को करता है। विभिन्न जनपदों में ब्लॉक स्तर पे नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है, बार बार कट रहा है, पता नहीं फिर आ गए, कट क्यों रहा है, भगवान जाने। जी मैम, जी मैम। हेलो मैम, आवाज आ रही है? अब शायद उनको आवाज नहीं आ रही। हेलो कामनी मैम, आपके पास आवाज आ रही है हमारी? हाँ, आवाज आ रही है। तो मैम, जो हमारे तहसील स्तर पे जितने भी होते हैं, हम वहां पे जाकर के लोक अदालतें लगाते हैं, ताकि वहां महिलाओं को वहीं पर न्याय मिल सके। ये हमारी कोशिश रहती है। इसके साथ ही हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जैसे हमारा पुलिस और राजस्व डिपार्टमेंट है, उसको अधिक संवेदनशील करते हैं, क्योंकि सुरक्षा की जब बात आती है तो उसको बहुत ज्यादा संवेदनशील करने की जरूरत पड़ती है। इसके साथ ही जो हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय से जो भी महिलाओं के अधिकारों के निर्देश या संरक्षण हेतु जो भी निर्देश आदेश जारी होते हैं, उनका पालन करते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि महिला आयोग जो है अपने आप में एक संवैधानिक बॉडी है, हालांकि वो राज्य द्वारा ही उसका गठन किया गया है, परंतु एक स्वायत्त संस्था है। वो किसी भी तरह के सुझाव अपने गवर्नमेंट को प्रेषित कर सकता है कि किस प्रकार से कार्य किया जा सकता है। इसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि महिला आयोग ने महिलाओं के लिए पावर वॉक का भी आयोजन किया था, और जो आजकल हम देखते हैं कि प्री मैरिज जो मैरिज वगैरह हो रही है, वो 2-3 महीनों में उसमें टूटने की व्यवस्था में आ जाती है, टूटने के कगार में आ रही है। तो हमने एक छोटी सी पहल करी, प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए भी बहुत जरूरत इस समय दिखाई दे रही है, ताकि महिलाओं पति पत्नी के रिश्तों में निरंतरता बने रहे, नहीं तो वो नहीं रह पाती है।
ज्यादातर केस इसी तरह के आते हैं। तीसरी बात, एक ये भी सोचने वाली बात थी कि एकल महिलाओं की स्थिति हमारे समाज में क्या है। जी इसके लिए भी हमने एक कार्यशाला आयोजित करी और अपने इस संबंध में अपने सुझाव भी शासन को, सेक्रेटरी को प्रेषित किए गए, ताकि इसमें उन लोगों के लिए भी कुछ सुधार या कुछ सुझाव या कुछ पहल उनके लिए गवर्नमेंट कर सके। जी मैम, काफी अच्छा आपने बताया। और हमारे साथ जुड़ी हैं मीनाक्षी जोशी जी, वो भी सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं। तो मैम, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे होगा कि जैसा कि आमतौर पे देखा जाता है कि अगर किसी महिला को किसी तरीके से भी अगर डराया धमकाया जाता है तो न्याय पाने के लिए उसके पास क्या रास्ते हैं, इस बारे में आप थोड़ा बताएं। देखिए, अगर किसी महिला को किसी भी तरीके से डराया धमकाया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है, वो उसके मतलब शादी के बाद उसके ससुराल वाले भी कर सकते हैं, या फिर अगर कोई अनमैरिड वुमेन होती है, उसको उसके वर्क प्लेस पे जहाँ पे वो काम कर रही है वहाँ पे उसको डराया धमकाया जा सकता है, या फिर जो हमारा कभी कोई फ्रेंड सर्कल होता है, अगर वहाँ पे हमारी किसी से अनबन हो जाती है तो हमें किसी भी तरीके का थ्रेट आ सकता है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास इंडियन पेनल कोड में अंडर सेक्शन 504 एंड 506 आप एक्शन ले सकते हो। उस 504 में क्या होता है कि अगर कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है, या किसी भी तरीके से कोई क्राइम करने के लिए उकसा रहा है, तो आप उसमें उसकी कंप्लेन कर सकते हो। 504 ऑफ आईपीसी एंड 506 ऑफ आईपीसी ये बताता है कि कोई जैसे आपको कहता है कि मैं आपको जला दूंगा या मैं आपको जान से मार दूंगा, इस तरीके की अगर कोई आपको धमकी दे रहा है, जो कि एक शादी के बाद आपने अक्सर देखा होगा कि ससुराल वाले, कई हमने केसेस सुने हैं, या जैसे कामिनी मैम ने अभी बताया कि महिला आयोग में आते हैं कि शादी के बाद लड़की को जला देते हैं या उसे बहुत ज्यादा मारा पीटा जाता है। तो अगर ऐसा भी कुछ होता है या उसे गाली गलौज दी जाती है, कोई ऐसा नुकसान करने की बात कही जाती है, तो वो इसको 506 में इसमें मुकदमा दर्ज कर सकती है। 506 को एक संगीन अपराध की कैटेगरी में रखा गया है। ये एक सीरियस ऑफेंस है। इसमें कानूनी तौर पे 7 साल की सजा हो सकती है और इसमें इम्प्रिजनमेंट भी है, जेल में भी रखा जाता है, या फिर सजा और फाइन दोनों ही चीजें होती है। जी, थैंक यू मैम जानकारी के लिए। और मुझे लगता है कि अभी जो जो नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है वो अभी यशोदा जी के साथ भी चलने लगी। तो आप सभी साथियों का मैं पुनः स्वागत करता हूं हमारे इस चर्चा में। हम प्रयास लगातार करते जा रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने समाज में अपने लोगों को सशक्त करें। जैसे कामनी मैम ने भी बताया कि जो महिला आयोग है, मैम मैं जिस तरीके से समझ पाया, महिला आयोग क्या करती है, जो संरक्षण है, जो कानून ऑलरेडी बनाए गए हैं, इनकी जानकारी लोगों तक किस प्रकार से है, या फिर यहाँ पे किस इनको समय समय पे स्टडी करना और उनमें क्या चेंजेस ला सकते हैं, ये एक तरीके से अपना सलाहकार के तौर पे गवर्नमेंट को भी प्रपोज किया जाता है। अगर मैम मैं गलत हूं तो आप कृपया इस पे करेक्ट कीजिएगा। और जिस तरीके से हम अभी जोशी मैम से पूछा था, मीनाक्षी जी से, कि जो डराने धमकाने का प्रोसेस होता है, बेसिक मतलब प्रोसेस क्या, मतलब जो ये अपराध किया जाता है, ये डराने धमकाने का क्या होता है, छोटे बच्चों को भी कई बार बोलते हैं बड़े कि अगर तूने ये बात करी तो मैं एक शिकायत कर दूंगा, और जिसके कारण वो शोषण का शिकार होते हैं। और ये हमारे समाज में बहुत तरीके से, आपने कानूनी प्रक्रिया तो बताई कि आईपीसी की धारा ये लगती है, लेकिन जो अप्रोच है, एक महिला अप्रोच किस तरीके से करे, हमें इसकी ज्यादा जरूरत है। मैम, कानून तक पहुंचना, ये चाहे मैं पुलिस की बात करूं, मतलब मर्द भी एक बारी को घबराता है पुलिस स्टेशन जाने में, औरत के पास क्या अधिकार है, किस तरीके से या क्या ऑप्शंस हैं कि वो अगर उनको इस तरीके का होता है, धमकी मिलती है, तो उनको तुरंत सबसे इजी वे क्या है, चाहे वो महिला आयोग है और चाहे वो कानून है या पुलिस के पास है। देखिए, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, क्योंकि पुलिस स्टेशन और पुलिस में जाके कोई स्टेशन में जाके कोई कंप्लेन लॉन्च कराना, ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। कई बार हम वकील होते हैं, हमें वो थोड़ी सी हार्डशिप फेस करनी पड़ती है। इट इज नॉट कि पुलिस इज नॉट सपोर्टिंग अस, इट इज बिकॉज कि देयर आर मेनी फेक कंप्लेंट्स।
हमारी सोसाइटी में कोई फेक कंप्लेंट करने भी पुलिस स्टेशन चला जाता है कि हम किसी को हैरेस करना चाहते हैं, किसी को हम जानबूझ के किसी को परेशान करने के लिए पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, तो पुलिस पहले उसको इन्वेस्टिगेट करती है। अगर किसी वुमेन के साथ ऐसा कोई ऑफेंस होता है, चाहे उसके इन लॉज की तरफ से है, शादी के बाद या पहले हो रहा है, तो कैसे भी तरीके से, तो आपके पास एक तरीका है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि अगर आपको किसी ने डराया धमकाया है, तो आप सबसे पहले अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाइए। वो आपका कोई थाना हो सकता है या चौकी हो सकती है। आप सबसे पहले वहां पे जाके उन्हें कंप्लेन कीजिए, उन्हें पूरा इंसिडेंट नैरेट कीजिए कि जो भी आपके साथ हुआ है, जिस व्यक्ति ने आपको जिस समय जिस जगह पे आपको धमकी दी है, वो चीज आप उनको बताइए। एंड आपको ध्यान ये रखना होगा कि वहां पे जो पुलिस कांस्टेबल होते हैं या एसआई साहब इंस्पेक्टर होते हैं, कोई ना कोई वहां पे होता है जो आपकी कंप्लेंट को लिखता है। वो उस कंप्लेंट को लिखे और उसकी एक कॉपी अपनी मोहर लगा के आपको दे। एक तरीका तो ये है, पर कई बार ऐसा होता है कि हमारी महिलाएं जो पीड़ित होती हैं, खासकर जो घरेलू हिंसा से पीड़ित होती हैं, वो पुलिस स्टेशन जाती है, वहां पे उनको पुलिस उनकी कंप्लेंट नहीं लिखती है, ये बोल के मना कर देती कि ये घरेलू विवाद है, इसमें अभी पुलिस इतनी जल्दी नहीं आएगी। और अगर आपके पास हिंसा, आपके साथ हिंसा बहुत ज्यादा हुई, आपको बहुत ज्यादा मारा पीटा गया है, या आपको लगता है कि अगर आपके साथ अगले ही पल कुछ गलत हो सकता है, तो आप 112 नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। उस नंबर वो हेल्पलाइन नंबर है, उस पर अगर आप कॉल करोगे तो पुलिस आपके लोकेशन पे आएगी। कई बार हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, लोग हमें घर पे हमें घर से बाहर नहीं जाने देते हैं, हम जा नहीं पाते, पुलिस स्टेशन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। पुलिस स्टेशन कई बार बहुत दूर दूर होते हैं, तो उसमें जैसा आजकल मोबाइल फोन सभी के पास है, तो आप मोबाइल फोन से नंबर कॉल कर सकते हो, उन्हें बता सकते हैं कि मैं यहाँ पे रहती हूँ और मेरे संग ये घटना हो गई है, तो कृपया मुझे पुलिस की सहायता दी जाए। एंड अगर आपके पास वो होता है तो ठीक है, साथ में आप वुमेन सेल में भी जा सकते हो। वुमेन सेल में भी आप कंप्लेंट करा सकते हैं, अपना इंसिडेंट उन्हें बता सकते हैं, वो भी आपकी मदद करते हैं पुलिस स्टेशन आके उस पे कार्रवाई करने में। जी थैंक यू मीनाक्षी जी। मैं यहाँ पे ये सवाल इसका जवाब मतलब जो महिला आयोग की तरफ से मैम से पूछना चाहूंगा कि मैम मतलब महिला आयोग में कोई भी महिला या जो पीड़ित महिला है वो आप तक किस तरीके से अप्रोच करे? महिला आयोग में बहुत सरल तरीका है। महिला आयोग में अप्रोच करने के लिए या तो वो स्वयं आ सकती है या अपनी एप्लीकेशन बाय पोस्ट, बाय हैंड या मेल से हमें दे सकती है, या हमारे मोबाइल फोन में भी हमें व्हाट्सएप कर सकती है। वो सब हमने अपने उसमें ब्रोशर में छाप रखा है और जगह जगह बता रखा है, तो हमें कोई दिक्कत महिला को नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि जरूरी उसको वहीं आना है, तो वो इन सारे माध्यमों से अपना हमको एप्लीकेशन दे सकती है, शिकायत दर्ज करा सकती है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। ये भी नहीं है कि हमें जो शिकायत है वो एक महिला हमें हाथ से लिखकर भी एप्लीकेशन देती है, वो भी मान्य होती है। ऐसा नहीं है कि गरीब है तो वो कहाँ से टाइप कराएगी, तो हम उसे हाथ से लिखे हुए पे शिकायत को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वैसे माफी चाहते हैं, वही नेटवर्क का इशू है। तो सर संजय सर, आपसे मेरा एक्चुअली आपने वैसे सवाल का जवाब तो दे ही दिया था कि कंडीशंस होती हैं अबॉर्शन कराने के। एक तो भ्रूण हत्या मतलब एक तो अपराध है, इसमें कई बार क्या होता है कि फैमिली का भी फोर्स होता है, फैमिली का भी होता है और खुद महिलाओं की ओर से भी होता है। जब भी जैसे आपने बताया कि जब हमें पता चलता है कि एक बेटी का बीज है या मतलब बेटी जन्म लेगी, तो उसी टाइम मतलब एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। आपने ये बहुत अच्छी बात बताई, और ये चेंजेस बेसिकली किसी नियम कानून के अंतर्गत मतलब एक्सप्रेशंस चेंज करना, अब इस पे कोई अपराध नहीं है, लेकिन आखिर ये माहौल बनता क्यों है, ये माहौल आता क्यों है? क्या कहीं ना कहीं हम लोगों को ये लगता है कि जिस तरीके से समाज में अपराध की घटनाएं बढ़ती हैं, महिलाओं के प्रति जो अपराध की घटनाएं बढ़ती हैं, क्या ये भी एक प्रमुख कारण है इसका? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल से ये कानून से ज्यादा हमारे समाज की बात है कि हमें महिलाओं के प्रति अपना नजरिया चेंज करना पड़ेगा। मेरे घर में मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है, उनके लिए मेरा नजरिया बिल्कुल अलग है।
और अगर मैं बाहर जाता हूँ, बाहर मेरे को कोई महिला मिलती है सड़क पे, मेरे कार्यस्थान पे, मैं कोर्ट की बात करूं या किसी भी जगह पे मैं पब्लिक प्लेसेस की बात करूं, तो वहां पे कोई मेरे को एक महिला मिलती है, उसके लिए मेरा नजरिया चेंज हो जाता है। तो ये आपके संस्कारों की बात है। जो संस्कार आपको आपको अपने घर में अपने बच्चों को देने पड़ेंगे, उसके लिए कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, आपको कोई डिग्री नहीं देगी कि आपको अपना नजरिया कैसे चेंज करना पड़ेगा। जहां तक बात, अगर आपने जैसी वो कहा कि भाई जो एक्सप्रेशंस की मैंने बात कही है, ऐसी क्या बात है कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि भाई मुझे शादी करनी है तो फीमेल चाहिए, गर्लफ्रेंड मुझे फीमेल चाहिए, बहन मुझे फीमेल चाहिए। लेकिन जैसी बेटी वाली बात आती है, जैसी कि भाई वाइफ हैं और वाइफ का मुझे पता चलता है कि कंसीव कर रही हैं, और कंसीव करके उसके बाद इमीडिएटली होता है कि भाई सबसे पहले आप इनका चेकअप कराओ, और चेकअप कराने के बाद जब आपको अल्ट्रासाउंड वगैरह इनिशियल स्टेज में जब आपको पता चलता है, वैसे तो ये इलीगल है आज की डेट में, लेकिन बहुत सारे सोर्सेज ऐसे हैं कि जिससे हमें पता चलता है कि भाई आपकी वाइफ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो मेल है या फीमेल है। जैसे ही पता चलता है तो आप एक हस्बैंड वहीं से मुंह लटका के घर आता है, और मुंह लटका के घर आता है, उसके बाद जो घर का माहौल होता है, ये शिक्षा हमें किसने दी है, ये संस्कार हमें किसने दिए हैं? देखो, ये कानून आपको ये चीजें नहीं सिखा सकता है। जो कानून का मैंने आपको बता दिया कि उसके बाद अगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कानून कहाँ तक गया हुआ है। 99 में एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक जजमेंट मैं आपको बताता हूँ। एक रेप सर्वाइवर थी, और 3 पुरुषों ने जो रेपिस्ट थे, जब उनको पता चला, पड़ोसी थे वो, उनको पता चला कि वो लड़की कंसीव कर गई है और वो प्रेग्नेंट है, वो उसको जबरदस्ती ले जाके और हॉस्पिटल में ले जाते हैं उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए। पता चलता है, अब दो इस जो मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूं, इसके 2 हिस्से देखिए आप, कि एक तरफ कानून जो है उस लेडी को तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की परमिशन दे देता है, लेकिन साथ ही जो वो 3 अक्यूज थे, उनको रेप के साथ साथ उनको जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए वो इलीगली उसको हॉस्पिटल ले जा रहे थे, उनको 3 साल की सजा उनको होती है। तो कानून में हर चीज के लिए प्रावधान है, लेकिन जो हमारी समझ है, हमारी सोच है और हमारे संस्कार है, उसकी जो कानून का विद्यालय है वो आपका घर है। और आपके अपने बच्चों को, चाहे वो फीमेल चाइल्ड है चाहे वो मेल चाइल्ड है, वो शिक्षा आपको अपने घर से देनी उनको पड़ेगी। जी, बहुत अच्छी बात बताई सर, जो कि घर से शिक्षा मिलती है। इसी पे एक व्यूअर्स ने सवाल भी किया है कि क्या जो जो सड़कों पे मतलब गूंस होते हैं या अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, क्या ये संस्कार उनके घर से मिलते हैं? मतलब समाज में जो इस तरीके के लोग आते हैं, क्या ये घर के संस्कारों के ऊपर आपका मतलब एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते आपको लगता है कि इसमें घर के संस्कार कहीं ना कहीं शामिल होते हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल वो होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी वो बताया है कि मेरा अपने बहन के प्रति, अपनी वाइफ के प्रति, अपनी माँ के प्रति, अपनी बेटी के प्रति नजरिया बिल्कुल अलग हो जाता है, लेकिन वो नजरिया बाहर जाके क्यों चेंज हो जाता है? मतलब मैं किसी एक महिला अगर मुझे बाहर मिलती है, मैं उसको अपनी माँ के रूप में, अपनी बहन के रूप में, अपनी दोस्त के रूप में क्यों नहीं देखता हूँ? उसके लिए मेरा नजरिया क्यों चेंज हो जाता है? मैं सिगरेट पीऊं, बहुत अच्छा, क्योंकि मैं मेल हूं, मैं सिगरेट पी सकता हूँ। मैं खुलेआम शराब पीऊं, क्योंकि मैं मेल हूं, मैं शराब पीता हूँ। लेकिन एक महिला अगर शराब पीती है, एक महिला अगर सिगरेट पीती है, तो उस महिला के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। उस सिगरेट को, उस शराब को उसके कैरेक्टर के साथ जोड़ा जाता है। क्यों? कभी हमने ये सोचने की कोशिश की है? तो निश्चित रूप से देखो, इन चीजों में कहीं कानून में ये चीजें नहीं मिलेंगी कि अगर एक महिला शराब पी रही है, देखो शराब पीना जो कानून में एक मेल के लिए, शराब की बोतल में जो चेतावनी लिखी हुई है, वैधानिक चेतावनी, वो मेरे लिए भी और एक महिला के लिए भी, दोनों के लिए समान है। लेकिन शराब पीना एक महिला के लिए कैरेक्टर पे क्यों जोड़ा जाता है?
सिगरेट पीना मेरे स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही हानिकारक है जितना कि एक महिला के लिए, लेकिन एक महिला के कैरेक्टर के उस पे क्यों जोड़ा जाता है उस चीज को? तो ये निश्चित रूप से संस्कार हैं और ये संस्कार आपको अपने घर से सीखने पड़ेंगे और ये हमारे पेरेंट्स और हमारे बड़े बुजुर्गों का एक विशेष रूप से ये ध्यान होना चाहिए कि अपने बच्चों को, अपनी बेटी को ये बोलने से पहले कि बेटा रात को घर से बाहर मत जाओ, अपने बेटे को ये सिखाना पड़ेगा कि बेटा रात को कोई महिला बाहर मिल जाए उसके बुरी नजर उस पर मत रखना, उसको प्रोटेक्ट करके उसके घर तक पहुंचाओ। ये अपने महिलाओं को सिखाने की जरूरत नहीं है, जी पुरुषों को सिखाओ कि आपको एक महिला की इज्जत कैसे करनी चाहिए। तो ये संस्कारों की बातें हैं और संस्कारों से ही हमारे कानून बने हुए हैं, संस्कारों से ही हमारा संविधान बना हुआ है। बहुत अच्छी बात कही सर आपने कि हमें शिक्षा कहाँ देनी चाहिए वो ज्यादा मैटर करता है, बजाय महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के कि आप ये ना करें, ये चीज कर, उससे बेटर है कि हम पुरुषों को ये सिखाएं कि आपको क्या करना है। और इसी के साथ गुप्ता मैम आपसे मेरा एक सवाल है कि जो महिला आयोग है ये क्या सरकार के अधीन है या फिर एक स्वतंत्र संस्थान है? मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि अगर सरकारी व्यक्ति या सरकार में रह रहे व्यक्तियों के खिलाफ ही महिला अगर कोई कंप्लेन करती है, शिकायत करती है, तो संस्थान किस तरीके से काम करता है? निश्चित जी, आपकी आवाज तो क्लियर नहीं आ रही, फिर भी मैं बता देती हूँ कि राज्य महिला एक संवैधानिक बॉडी है, जो राज्य संवैधानिक बॉडी है और वो अब स्वायत्त है अपने कार्य करने के लिए, और जो गवर्नमेंट से कराना चाहती है वो अपने सुझाव शासन को गवर्नमेंट को भेजती है। थैंक यू मैम। मैं व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो जो बेसिकली महिला आयोग है एक सेपरेट संस्थान है, इसका सरकार से दखलंदाजी नहीं होती, जबकि केंद्र सरकार जो अध्यक्ष हैं उनको मनोनीत जरूर करती हैं और बाकी बॉडी वो आप लोग मतलब डिसाइड करते हैं कि जो इसमें संस्थान में कौन कौन से लोग होंगे, उनके कुछ नियम हैं। तो इसमें संस्थान में कौन अध्यक्ष होगा, कौन उपाध्यक्ष होगा, उसको गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जी। और जो तो काम बॉडी बनाने करने के हैं लिए वो हम डिसाइड। जी 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 हाँ, तो मैम एक्चुअली महिला आयोग की जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, मेंबर है, उसको गवर्नमेंट डिसाइड करती है। महिला आयोग क्या काम करेगा, क्या सुझाव भेजेगा, वो महिला आयोग का पर्सन अपना होता है। जी शुक्रिया मैम। तो महिला आयोग के पास ये पावर है, उसमें मतलब गवर्नमेंट एजेंसी किसी भी तरीके का उनके कार्यों में दखल नहीं कर सकती। बहुत अच्छी आपने जानकारी बताई मैम। और एक और व्यूअर्स का सवाल था, एक्चुअली मुझे यहाँ पे वो सवाल नहीं मिल रहे हैं, लेकिन व्यूअर्स का सवाल था कि महिला आयोग में ये जो शिकायतें होती हैं आप रेक्टिफाई कैसे करते हैं कि ये सही शिकायत है या फिर अपने अधिकारों का गलत प्रयोग किया गया है? तो जी आवाज क्लियर नहीं है। हमारे यहाँ जो महिलाओं के जो हमारी शिकायतें आती हैं वो विभिन्न प्रकार की होती है। हमारे आयोग में हमने कम से कम 25 तरह की शिकायतें हमारे पास रहती हैं, जैसे दहेज उत्पीड़न है, दहेज हत्या है, बलात्कार है, शारीरिक उत्पीड़न है, मानसिक उत्पीड़न है, संपत्ति है, भरण पोषण है, अपहरण है, देह व्यापार है, नौकरी संबंधी है, स्थानांतरण संबंधी है, बाल विवाह है, यौन उत्पीड़न है। इस तरह के बहुत सारे हैं, जो गुमशुदगी है, बाल विवाह, जान माल की सुरक्षा, मानसिक उत्पीड़न, इस तरह के 25 तरह की शिकायतें हमारे इसमें आती हैं। इसके अलावा अन्य भी आती है, क्योंकि इस समय मैम डिस्कनेक्ट हो गई हैं। तो अगला सवाल मेरा जोशी मैम, यशोदा जोशी मैम, जी जी आप कृपया अपने सवाल पूछें, मैं मैम को फिर से ले लूं। जी। अगला क्वेश्चन संजय शर्मा जी मेरा आपसे है कि पोस्को अधिनियम क्या है, इस बारे में जरा हमें बताएं। हम सब ने मेरे ख्याल से पोस्को का नाम सुना होगा। आवाज आ रही है? और बिल्कुल बिल्कुल मैम, आ रही है आवाज। जन साधारण भी उसको, लेकिन कितने लोगों को पोस्को के बारे में पता है? मेरे ख्याल से हर कोई इस चीज के बारे में, इस शब्द को
वो करता है। लेकिन जो पॉस्को का मतलब है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये है पॉस्को, कि एक बच्चे का जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं एक बच्चे के साथ, उसको उसमें उसके क्या क्या राइट्स हैं, उसको किस तरह से बच्चे को न्याय दिलाया जा सकता है, ये एक स्पेशल एक कानून बनाया गया। और ये जो कानून आया है ये 2012 में ये कानून आया था। तो आज की डेट में क्या हो गया है कि हमारे समाज में सबसे बड़ी बात, जो मैं संस्कार और एजुकेशन की बात कर रहा था, हमारी बेटी के साथ अगर कुछ हो जाता है, कोई भी पॉस्को से रिलेटेड कोई ऑफेंस कमिट होता है, हम क्या करते हैं, नहीं, कोई आगे बताने की जरूरत नहीं है, कोई कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे समाज में हमारा नाम खराब होता है। इससे हम अपनी बेटी के साथ अन्याय कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जिस अक्यूज ने वो क्राइम कमिट किया है उसका हम साहस नहीं बोलेंगे, मैं दुस्साहस कहूंगा, उसके दुस्साहस को हम बढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल। अगर पॉस्को में हमें कोई राइट्स मिले हुए हैं, किसी बच्चे को उसके ऑफेंसेस उसके अगेंस्ट कोई कमिट होते हैं, उस बच्चे के लिए कोई राइट मिले हुए हैं, इसमें अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट की हम बात करें, इसमें हम जो भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड जितने भी क्राइम होते हैं वो पॉस्को डील करता है। बहुत ज्यादा, अगर आपने अभी लेटेस्ट आपने सुना होगा कि हमारी गवर्नमेंट भी उसमें काम कर रही है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में भी हमारा पॉस्को बहुत अच्छे तरीके से हम उसमें हमारा कानून डील करता है। एक बच्चे की केयर कैसे होनी चाहिए, उसकी प्रोटेक्शन कैसे होनी चाहिए, पॉस्को उसको डील करता है। उसका एक बच्चे के लिए अगर कोई क्राइम कमिट होता है तो उसके लिए कैमरा ट्रायल होना चाहिए। एक बच्चे को जरूरी नहीं है कि आप कोर्ट में ले जाके जज के सामने उसको पेश करेंगे, उसका कैमरा वहां पे कितने लोग होंगे क्या होंगे, नहीं, कैमरा ट्रायल उसके लिए हो सकता है। उसके लिए चाइल्ड काउंसलिंग के लिए, जैसे कामिनी गुप्ता जी अभी बता रहे थे हमें कि जो काउंसलिंग का है, तो चाइल्ड काउंसलिंग के लिए भी पॉस्को में एक सेपरेट एक प्रोविजन बना हुआ है। तो हमें इन कानूनों का पता होना चाहिए कि अगर बच्चे के साथ उसके साथ कोई ऐसा सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड कोई भी इस तरह से कोई क्राइम कमिट होता है, तो हमारे पास कानून ने बहुत विस्तार में हमें अधिकार दिए हुए हैं, जिन अधिकारों का हमें उपयोग जरूर करना चाहिए। अगर हम उपयोग नहीं करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वो जो क्राइम्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। उन क्राइम्स को रोकने के लिए आपको ये नहीं बोलना है कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, समाज में मेरी नाक कट जाएगी। किसी की नाक नहीं कटती है, नाक कटेगी उस अक्यूज की कटेगी। आप उसको समाज के सामने लेके आइए, उसका चेहरा दिखाइए समाज को कि इसने एक बच्चे के साथ क्या क्राइम किया है, और आपके पास कानून ने तो आपको राइट्स दिए ही। जी सॉरी मैम, मेरा यहीं पे एक छोटा सा सवाल उसी से संबंधित था। जो सर जी बोलिए। पॉस्को एक्ट है जो आपने बताया कि बच्चे, एक सवाल ये है कि बच्चे इसमें क्या बॉय भी आता है, और इसकी जो पॉस्को बच्चे, हम किस एज लिमिट को हम बच्चों में मानते हैं इसमें, इस नियम के अंतर्गत? बिल्कुल, जो माइनर, इसमें मेल और फीमेल का कहीं पे कानून ने वो नहीं किया हुआ। आप इसको अगर मैं बात करूं इसमें मेल या फीमेल की, तो दोनों तरह के इसमें बच्चे शामिल हैं, मेल भी है और फीमेल भी है। दोनों के साथ इस तरह के क्राइम कमिट हो सकते हैं। तो दोनों के लिए ही ये अधिकार उनको राइट देता है कि आप दोनों बच्चों के राइट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। दोनों बच्चों को इस अधिनियम के अंतर्गत आप न्यायालय में जाके, पुलिस के सामने जाके आप अपने अधिकारों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उनको न्याय दिला सकते हैं। और एज लिमिट सर? एज माइनर बच्चों का, माइनर बच्चों का मैंने आपको बताया। ठीक, मतलब कोई वो 12 साल या कुछ? जी, वैसे तो अभी तक अगर हमारे कानून में जिस तरह से वो हुआ है वो 12 साल तक के बच्चों का हुआ है। लेकिन अगर मैं उड़ीसा हाई कोर्ट की अगर बात करूं तो उड़ीसा हाई कोर्ट ने अभी
2017 या 2018 की एक जजमेंट है उड़ीसा हाई कोर्ट की, जिसमें उन्होंने ये बोला है, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया है अभी। सुप्रीम कोर्ट का कोई उन्होंने एसएलपी ग्रांट तो कर दी है, लेकिन उसका कोई ऐसा वर्डिक्ट नहीं आया है। लेकिन उसमें उन्होंने बोला है कि अगर माइनर कोई बच्चा है तो वो पॉस्को में उसको माइनर बच्चे को पॉस्को के अंडर उसको आना चाहिए। लेकिन अगर वो 12 साल वाली बात, अभी तक सारी कंप्लेंट्स वही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये विचाराधीन है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट तो कर दी है एसएलपी, लेकिन उसमें अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट नहीं है। थैंक यू सर। अगला मैम। क्वेश्चन मीनाक्षी जोशी जी से मेरा है कि जैसा कि सभी को मालूम है कि दहेज प्रथा एक अभिशाप है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी कहीं ना कहीं दहेज लिया भी जाता है और दिया भी जाता है, और कहीं ना कहीं यहाँ माँ बाप भी जिम्मेदार होते हैं। तो मेरा हाँ, क्वेश्चन आपसे, हाँ जी बोलिए। इसमें माँ बाप दोनों जिम्मेदार होते हैं। जी जी जी। तो मेरा अगला क्वेश्चन मीनाक्षी जी आपसे यही है कि अगर किसी लड़की से शादी में दहेज मांगा जाता है तो उसके लिए कानून में क्या सजा होनी चाहिए, क्या किया जाता है? देखिए, दहेज जो है ये आजकल हमारे पढ़े लिखे समाज में एक अभिशाप है। जी पहले की लगता था कि पहले लोग दहेज मांगते थे और देते थे, एक प्रथा थी। लेकिन आजकल सब लोग पढ़े लिखे हैं। शायद एक लड़की अभी आज जितना वो दहेज देती है उससे ज्यादा वो शादी के बाद अगर एक जॉब करती है उससे ज्यादा वो अपने इन-लॉज को दे सकती है, अपने घर का भला करती है। तो लोगों की सोच दहेज होना चाहिए कि दुल्हन ही दहेज है, जो एक समय पे कहा जाता था। आई थिंक हमें उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि दहेज एक अभिशाप बन गया है। काफी जो बहुत एफिलेंट फैमिलीज हैं जो दे सकती हैं वो तो दे देती है, उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। पर अभी भी हमारे हिंदुस्तान में काफी सारी ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ पे जिस दिन बेटी का घर में जन्म होता है उस दिन से उसके माँ बाप उसके लिए पैसे जमा करने शुरू कर देते हैं उसकी शादी के लिए, कि हमें इसकी शादी में पता नहीं कितना दहेज देना पड़ जाए। तो ये एक अभिशाप है, इस कलंक को हमें दूर करना है। पर बहुत दुख की बात है कि शायद अगर आप मतलब काफी पढ़े लिखे लोग हैं जो कोशिश करते हैं, काफी मैंने देखे हैं कि फैमिलीज में वो बिल्कुल ही दहेज के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देते हैं, बट स्टिल काफी ऐसी हाई एजुकेटेड फैमिलीज हैं जो स्टिल वो बहुत ही ज्यादा दहेज की डिमांड रखती है। अब अगर ऐसा हमारे साथ होता है कि कोई फैमिली के साथ रिश्ता जुड़ गया, परिवार बहुत अच्छा है, लड़की लड़का सब अच्छा है, पर दहेज की डिमांड आ जाती है और उससे शादी एक ऐसा नाजुक रिश्ता है जो ऑन द डे ऑफ मैरिज जिस दिन फंक्शन चल रहा है उस दिन भी अगर दहेज की कोई ऐसी डिमांड आती है जो लड़की वाले पूरी नहीं कर पाते हैं, वो उस दिन भी टूट जाती है शादी। ये बहुत ही सैड होता है। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल दहेज क्या है। कोई भी ऐसी चीज जो आप दे रहे हो, कैश, कोई गिफ्ट या कुछ भी, आप क्लोथिंग एंड ज्वेलरी, अगर आप कुछ भी चीज अपनी बेटी को दे रहे हो, अगर पेरेंट्स अपनी इच्छा से उसको दे रहे हैं तो वो दहेज में नहीं आता। लेकिन अगर वही चीज डिमांड करके आपसे मांगी जा रही है, आपसे जबरदस्ती मांगी जा रही है, तो वो दहेज में आते हैं। सो पहले जो होता था, ये कॉन्सेप्ट पहले के मतलब मनुस्मृति से इसको लिया गया था। उसमें ये कहा गया था कि अगर पेरेंट्स अपनी बेटी को कुछ देना चाहते हैं शादी के टाइम पे तो वो उसको दे सकते हैं, पर उसमें मनुस्मृति में पूरी बात ये लिखी थी कि वो दहेज, वो जो चीज होगी वो अपनी बेटी के लिए होगी, ना कि उसके पूरे ससुराल वालों के लिए। पर आज के समय में क्या हो गया है कि वो ससुराल वाले अपनी नीड्स के हिसाब से लड़की से डिमांड करते हैं। अगर ऐसा कहीं भी होता है तो वहां पे लड़की के माँ बाप की ये फर्ज बनता है कि वो जाए और सबसे पहले दहेज के खिलाफ कंप्लेन करें, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का यूज करते हुए, जो कि हमारे भारतीय संविधान में है, उसका यूज करते हुए उसमें कंप्लेन करें और जो भी उनसे इलीगल डिमांड्स करी गई हैं उसके अगेंस्ट वो लड़के और उसके परिवार वालों के खिलाफ एक्शन ले, ताकि वो ये इससे सिर्फ आप ही नहीं बचोगे, इससे कि जितने भी सोसाइटी में और लोग हैं जो दहेज मांगने का अपने अंदर हुनर या कहते हैं कि जज्बा रखते हैं, सोचते हैं कि अगर हमें इतना दहेज मिलेगा तो हमारी समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तो वो इस चीज को समझेंगे कि दहेज लेना नहीं है, ये किसी के लिए ये पाप है। और दूसरा, आप अपने आप को भी बचा रहे हो और आप अपने दूसरे लोग, काफी लोगों को भी बचा सकते हो। एंड सेकेंड, इसमें आईपीसी के अंदर आपके पास 498A का भी क्लॉज है, प्रोविजन है। 498 में क्या होता है, शादी हो गई, दहेज शादी से पहले या शादी के टाइम मांगा जाता है।
पर काफी सारे इंसिडेंट्स ऐसे आए हैं जहाँ पे शादी के बाद भी इलीगल डिमांड्स करी जाती है। जैसे शादी के बाद वो बोलता है कैश लेके आओ, घर से गाड़ी लेके आओ, हमें जरूरत है। अरे लेकिन क्यों लेके आए? तो इन चीजों को रोकने के लिए हमारे आईपीसी में कानून है कि अंडर सेक्शन 498A अगर कोई भी शादी के बाद इलीगल कैश की डिमांड करी जाती है या किसी भी आइटम की आपके पास डिमांड करी जाती है तो 498 के अंदर आप उसमें मुकदमा दायर कर सकते हो। सो इस तरीके से आप अगर कोई दहेज की कोई भी कार्रवाई हो रही है आप अपने आप को उससे बचा सकते हो। और आई थिंक मेरे ख्याल से सभी को इसमें आगे आना चाहिए और इसमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। लोग ये सोचते हैं कि अगर हम दहेज के बारे में अगर हम दहेज नहीं दे सकते हैं तो ये हमारी कमजोरी है, मतलब हम अपनी बेटी को खुश नहीं रख सकते या उसके अच्छे घर में नहीं भेज रहे हैं। पर हमें ये समझना चाहिए कि जो माँ बाप अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन दिला रहा है, एक अच्छे संस्कार उसको दे रहा है, तो वही उसके लिए दहेज है। उसके लिए उसे और किसी कैश, ज्वेलरी और इन सब चीजों की गिफ्ट आइटम्स की जरूरत नहीं है और ये हमें प्राउडली नहीं देना चाहिए। अगर कोई हमसे दहेज मांग रहा है तो हमें उसको सपोर्ट करने की जगह उसका विरोध करना चाहिए और हमें ऐसे घर में रिश्ता ही नहीं करना चाहिए। तो मेरे ये बिल्कुल मैम आपने बहुत सही बात कही कि कहीं पे ये चीजें ना समाज से आएंगी, ये चीजें सीख करके आएंगी। यहाँ पे कानून, मैं अगर खुद कह रहा हूँ कि मुझे बेटी को कुछ देना पड़ेगा, जैसे आपने बताया कि जब बेटी जन्म लेती है तो तब से ही पेरेंट्स टेंशन में आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज का माहौल भी है। तो इस माहौल को चेंज करने के लिए सरकारों की नीतियां या फिर जितने भी आयोगों के गठन हो रहे हैं या फिर सिस्टम किस तरीके का है, इजिली अप्रोच कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, शिकायत किस तरीके से दर्ज हो रहे हैं, तो ये सारे मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड जरूर होते हैं। मैम मेरा एक बहुत ही एक सवाल है व्यूअर की तरफ से और ये आप सभी के लिए है। शायद आप लोगों को अच्छे से जानकारी होगी, मैम फिर से डिस्कनेक्ट हो गई हैं, तो आप लोगों को जानकारी होगी कि हमारे उत्तराखंड राज्य जब अलग हुआ था, जब इसकी लड़ाई लड़ी गई थी तो 1994 में मैम को मैं जरूर लेना चाहूंगा इसे। मैम ये सवाल आप सभी के लिए है। 1994 में उत्तराखंडी महिलाओं के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ था, आज हमें जब उसके बारे में जानकारी मिलती है तो बहुत ही घृणा महसूस होती है। सच्ची बताऊं अपने आप से भी और इस समाज से भी और इस सिस्टम से भी कि 25 साल होने के बावजूद भी उन महिलाओं को न्याय नहीं मिला और आज वो महिलाएं कहीं ना कहीं गुमनामी की जिंदगी भी जी रही है और समाज का हैरेसमेंट भी उनके साथ लगा हुआ है। उनको किस तरीके की प्रताड़नाएं समाज के तरफ से भी सहनी पड़ती है। ये 25 साल से जो जस्टिस नहीं मिलना, सुप्रीम कोर्ट तक केस चले जाता है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हमारी न्याय व्यवस्था इस तरीके से सुदृढ़ नहीं हुई है कि जहां पे हमें लगे इस तरीके की घटनाओं में जल्दी से जल्दी रिजल्ट आना चाहिए और जो भी इसके दोषी हैं, कल्प्रिट हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। सबसे पहला सवाल कामनी मैम से है। मैम इसके अंतर्गत क्या किया जा सकता है, मतलब महिला आयोग में क्या इसके लिए प्रावधान है कि जिन केसों में 2500 साल लग गए, जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, वो भी शायद कई लोग तो उसमें भी आज की डेट में नहीं होंगी और जिन्होंने किया वो भी नहीं होंगे, क्या 25 साल अगर न्यायालय से या सिस्टम से या सरकार से न्याय नहीं मिलता है, वो लोग क्या कर सकते हैं और महिला आयोग का इस तरह की घटनाओं में, इस तरीके के केसेस में क्या रोल रहता है? शायद उन तक आवाज पहुंची नहीं है। सर तब तक आप इस पे कुछ जितना भी हो सके आप बताएं इसको। जी अजय जी, दो बातें हैं। अभी मैं स्क्रीन पे एक सवाल देख रहा था, मेरे ख्याल से दिनेश जी ने यही जो आप सवाल पूछ रहे थे, उससे पहले एक बहुत ही मजेदार एक सवाल था, किसी फेसबुक यूजर के नाम से वो सवाल आ रहा था कि क्या इस महामारी, अभी फिर से वो सवाल स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने हाईलाइट किया कि क्या इस महामारी के टाइम पे भी अगर किसी को अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने का ऑर्डर हुआ है कोर्ट से, तो क्या इस महामारी में भी हम उस मेंटेनेंस से बच सकते हैं?
अब देखिए, आपके इस सवाल को, जो महिला 94 की बात को आप कर रहे हैं, उसको इससे जोड़ने की कोशिश करूंगा। जी तो जो भी ये फेसबुक यूजर हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मेंटेनेंस का ऑर्डर पहले हुआ होगा, और महामारी इन जनाब के लिए भी है, और महामारी उनकी पत्नी या उनकी बेटी के लिए, जिसके लिए भी वो मेंटेनेंस देना चाह रहे हैं, वो महामारी उनके लिए भी है। जी तो ऐसा नहीं है कि ये बच जाएं और ये महामारी के चक्करों में उनके पास कुछ नहीं है तो वो भूखों मरे। तो इसके लिए कोई कानून में ऐसा कोई जजमेंट नहीं है कि महामारी में आप मेंटेनेंस, ये तो एक्सक्यूजेस हैं कि जी महामारी आ गई थी और इस वजह से मैं ये नहीं दे पा रहा हूँ, वही नहीं। अगर आपने शादी की है, आपको अपनी वाइफ का, अपने बच्चे पैदा किए हैं, उन बच्चों को मेंटेनेंस का आपका पूरा प्रावधान है। इसी के साथ आपके 94 के सवाल को जोड़ूंगा कि अजय जी, आप मुझे ये बताएं कि कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने 94 में कोई कंप्लेंट की हो, कोर्ट में कोई केस किया हो, और वो कोर्ट में अभी तक, जैसे आप कह रहे थे कि 94 से अभी तक उच्चतम न्यायालय से या उच्च न्यायालय से या सेशन कोर्ट से उनको न्याय नहीं मिला है। क्योंकि मैं उत्तराखंड आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं, और उस टाइम पे भी मैंने लोगों की कानूनी जितनी सहायता हो सकती थी, मेरे ख्याल से हम बिल्कुल कानून की पढ़ाई कर ही रहे थे, जी लेकिन जितना थोड़ा बहुत हम कर सकते थे, मैं बोल बोल के थक गया कि जितने उत्तराखंड के आंदोलनकारी हैं, अभी तक भी हर मंचों से कि कोई तो आगे आओ, कहीं पे न्यायालय का दरवाजा खटखटाओ, मंचों से बोलने से, फेसबुक में पेज में लाइव आके बोलने से, कोई मुझे ऐसी कंप्लेंट बता दो आप कि किसी महिला ने अपनी उत्पीड़न का कहीं पे कोई कंप्लेंट किया हो और अभी तक उसको पुलिस स्टेशन में पड़ी हो या किसी न्यायालय में वो कंप्लेंट पड़ी हो, तो तब निश्चित रूप से हम न्यायालय को कह सकते हैं कि देखो जी, 94 से ये कंप्लेंट आपके पास पड़ी हुई है। और ऐसा नहीं है कि वो सेशन कोर्ट में पड़ी हुई हो तो हम उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं, निश्चित रूप से खटखटा सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने कानून का दरवाजा ही नहीं खटखटाया है, तो आज की डेट में मेरी प्रॉब्लम है लिमिटेशन। सबसे पहले आज की डेट में अगर मैं कहीं पे जाता हूं कि 94 में फला मेरी बहन के साथ, मेरी माँ के साथ, मेरी चाची के साथ, मेरी ताई के साथ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते में थे, ये हुआ है, और आज की डेट में मैं कानून के सामने किसी न्यायालय का दरवाजा खटखटाता हूं, तो सबसे पहले न्यायालय मेरे से पूछेगा कि अब तक आप कहाँ सो रहे थे। तो सबसे पहले हमें, तभी मैं कह रहा हूं कि हमें अपने कानूनों की जानकारी जरूरी होनी चाहिए। ये कोई कानूनी एक्सक्यूज नहीं देता है कि जी मुझे तो पता नहीं था इसलिए मैं तो इतने साल बाद अब आ रहा हूं। अगर आपकी जानकारी में, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी जानकारी में कोई कंप्लेंट ऐसी नहीं है कि जो अभी तक न्यायालय में पेंडिंग हो और उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही हो। अगर ऐसा कोई है तो मैं आज 1 UK के पेज से मैं फिर कह रहा हूं, आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। कोई भी ऐसा केस पेंडिंग है, मैं उसको निश्चित रूप से, चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट तक उसको ले जाना पड़े, मैं उसको ले जाऊंगा। लेकिन अगर नहीं है तो ये आज की डेट में ये बोलना कि उनको न्याय नहीं मिला, क्या हमने न्याय के लिए दरवाजे खटखटाए? अगर खटखटाए हैं तो उनको न्याय दिलाना, चाहे मैं हूं या मीनाक्षी जी हैं या कामिनी गुप्ता जी हैं या हमारे जैसे उत्तराखंड के कई लॉयर्स होंगे कि जो उन उत्तराखंड, जिन्होंने हमें उत्तराखंड दिया है, देखो उनके लिए लड़ने में हमारा सौभाग्य है। लेकिन कोई आए तो सही। तो ऐसे मेरी अजय जी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ और हर किसी से करता हूँ, अगर कोई ऐसा केस है कि जो लंबित है आज की डेट में, चाहे वो सेशन कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो या कहीं पे भी पड़ा हो या पुलिस स्टेशन में हो, 94 में कोई कंप्लेंट हुई हो और अभी तक अगर उसका कोई किसी तरह से पुलिस ने कोई वो नहीं किया, तो हम निश्चित रूप से दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन अगर कोई कंप्लेंट ना हो तो तब हमारी प्रॉब्लम। ठीक है सर, मैं आपको इसके बारे में, हमारे पास केस की पूरी डिटेल है और सीबीआई ने भी इस पे इन्वेस्टिगेशन किया था। सीबीआई ने भी एक्यूज डाले गए थे जिसमें उन्होंने, जहां तक मेरी जानकारी है, महिलाओं के साथ बलात्कार भी डाला था और मामूली छेड़खानियों के लिए भी नाम भी डाले गए थे। और इसके बाद आगे किस तरीके से इलाहाबाद से यूपी गवर्नमेंट ने फिर नैनीताल हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट के बाद एसपीएल दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में
और जिसका अभी कुछ दिन पहले ही जजमेंट आया है कि ये केस नैनीताल हाई कोर्ट में फिर से रिओपन होकर लड़ा जाएगा। और इस पे जो अधिवक्ता हैं नैनीताल हाई कोर्ट में श्री रमन शाह जी, वो इस केस को देख रहे हैं और वहीं पे हैं। इसकी जानकारी जो भी चाहिए होगी डेफिनेटली मैं आपके साथ इसको शेयर करूंगा। और इस पे हम सब मिलके, अभी फिर से 2 अक्टूबर आने वाला है और हम लोग भी जानते हैं कि साल में एक बार हम लोग याद कर लेंगे उस घटना को और फिर उसके बाद हम साल भर तक अगले साल का इंतजार करेंगे, बाजार बंद करेंगे और फिर से आवाज उठाएंगे कि हमें न्याय नहीं मिला। और जिसमें आपने कहा कि महिलाएं सर, आज की महिला जो कि इतनी पढ़ी लिखी हैं, कानून जानती हैं, सिस्टम जानती हैं, समाज जानती हैं, ये महिलाएं जब आगे नहीं आ पाती तो 1994 में वो भी हमारे उत्तराखंड की जो महिलाएं रही हैं, किस तरीके से जब वो अपने समाज में ही गई और उनके साथ उनके समाज वालों ने आप मतलब लिटरली ये स्टेटमेंट है कि ये आ गई मुजफ्फरनगर कांड वाली, ये रामपुर तिराहे वाली। अगर इस तरीके की बातें उनको सुनने को मिलेगी तो वो पुलिस स्टेशन जा सकती हैं। फिर भी इसमें डेफिनेटली आपको मैं कुछ ना कुछ, मुझे पूरा उम्मीद है सर कि ये केसेस भी डले होंगे और शिकायतें भी डली होंगी और किस वजह से ये पेंडिंग रहा है ये हमारे सिस्टम जो 20 साल हमारे राज्य को भी हो गए वो भी अच्छी तरह जानते होंगे और काफी लोग जानते होंगे इसके बारे में। जब मतलब वो रसूख वाली चीजें आ जाती है सर कि जब हाई लेवल के लोग इन्वॉल्व होते हैं तो किस तरीके से डिले किया जाता है, कानून को तोड़ने के सिस्टम भी उनको पता है, मतलब बाहर निकलने के भी और रोकने के भी, डिले करने के भी सारे सिस्टम वो जानकार इस चीज में है। लेकिन हम पूरा अप्रोच करेंगे। ये बहुत माफी चाहता हूँ समय लेने के लिए। महिला आयोग से थोड़ा सा इस पे सवाल चाहिए था लेकिन बार बार नेटवर्क की वजह से हम इस चीज को कवर नहीं कर पाए। जोशी मैम आप कृपया आगे प्रोसीड करें, टाइम भी काफी हो गया है एक्चुअली, तो जितनी जल्दी हो सके आप। जी अगला क्वेश्चन संजय जी मेरा आपसे ही है कि आप बताएं कि निर्भया केस जो हुआ है उसके बाद जो हमारा समाज या कानून में आपको बदलाव दिखे हैं, क्या बदलाव आए हैं, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये बदलाव मेरे ख्याल से यशोदा जी आपको भी एक लेडी होने के नाते मेरे ख्याल से आपको भी बदलाव समाज में दिख रहा होगा। बात 16 दिसंबर 2012 की है शायद, ये अगर मैं करेक्ट इस चीज को वो कर रहा हूँ। और जो हमारी वो बहन हमारी बेटी थी, अगर मैं करेक्टली रिमेम्बर कर पा रहा हूँ तो ज्योति सिंह उनका नाम था। और जो उनके साथ जो क्राइम कमिट हुआ था उससे जो हमारे समाज में देखो एक कोई ना कोई हमारे समाज में एक ऐसी चीज आती है, कहते हैं टॉर्च बेयरर या पथ प्रदर्शक अगर हम वो कहें तो वो केसेस भी आते हैं कई बारी। इसी उसमें जब ये निर्भया केस हमारा चला तो उसी समय इमीडिएटली 16 दिसंबर 2012 के बाद जस्टिस JS वर्मा कमेटी, जिसमें कमेटी बैठी थी और उसमें उन्होंने कानून में महिलाओं से रिलेटेड जो ऑफेंसेस थे उन कानूनों में बदलाव के लिए बहुत सारी रिकमेंडेशंस थी। तो आज की डेट में अगर आप निर्भया केस मेरे ख्याल से हर मेल और फीमेल की जबान पे है और हर किसी को अगर कोई इस चीज से अनभिज्ञ होगा तो उसके सामने अगर निर्भया केस का नाम ले लिया जाए तो मेरे ख्याल से वो क्राइम कमिट करते हुए शायद वो एक बारी वो जरूर सोचेगा कि कितना समाज के सामने कितना आक्रोश था। तो अगर निर्भया केस का आप बताते हैं कि उसके बाद क्या समाज में अंतर आया है, तो समाज में निर्भया केस के बाद आक्रोश आया है और समाज में एक ऐसी प्रवृत्ति आई है कि अगर किसी महिला के साथ इस तरह से कोई क्राइम कमिट हुआ होगा तो मेरे ख्याल से सिर्फ हम कैंडल लाइट नहीं जलाएंगे, मेरे ख्याल से जो क्राइम करने वाला है, जो आक्रोश है, उस अक्यूज को भी हम उस तरह से जला सकते हैं। तो ये समाज में बदलाव है, जो समाज में बदलाव आना बहुत जरूरी है। तो इस केस को मैं एक फीमेल, उन्होंने ये जो अपनी, उनको मैं श्रद्धांजलि इस समय इस पेज के माध्यम से श्रद्धांजलि देता हूँ। और श्रद्धांजलि देते हुए मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारे समाज के लिए एक जो नियति फिक्स की है उन्होंने और जो एक आक्रोश इस क्राइम के अगेंस्ट हम लोगों के मन में, हमारे दिमाग में वो बैठा है, मेरे ख्याल से इससे आगे हम लोगों को और सीखने की जरूरत है।
जी जी। और अगला क्वेश्चन मीनाक्षी जोशी जी मेरा आपसे है कि जैसा सभी जानते हैं कि आजकल जो शादियां हैं वो जल्दी टूटने के कगार पे रहती है, जैसे पहले की तरह उतने जुड़ नहीं पाती हैं। अब पता नहीं उसमें क्या चीज है, क्या कमी रह जाती है कि वो शादी ज्यादा टिक नहीं पा रही है, 6 महीने, 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 1 साल। तो उसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर शादी के बाद पति अपनी पत्नी को साथ रखने से मना कर दे या फिर उसको बात बात पे घर से निकलने के लिए बोले, तो ऐसे में वो महिला या जो पत्नी है वो क्या करे, उसके पास क्या है, क्या उपाय होगा? देखिए, जो आपने सवाल पूछा है, ये मैं खुद ही फैमिली कोर्ट के केसेस बहुत करती हूँ, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। ये हम भी कोई केस करते हैं, जब हम कोई केस करते हैं ना, तो हमारे पास वो क्लाइंट आता है। मे बी किसी केस में मैं हस्बैंड को रिप्रेजेंट करती हूँ, किसी केस में मैं वाइफ को रिप्रेजेंट करती हूँ। बट वी आर द लॉयर्स, बीइंग अ लॉयर्स को एक सोशल इंजीनियर की तरह जाना जाता है। एक तो इंजीनियर्स होते हैं डिपार्टमेंट के, बट लॉयर्स आर द सोशल इंजीनियर। तो सोशल इंजीनियर होने के नाते हम जरूर इस बारे में सोचते हैं कि आजकल ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे पास इतने सारे केसेस आ रहे हैं। वी आर हैप्पी फॉर दैट कि हम पे केसेस आ रहे हैं, बट ये एक सोचने वाली बात है कि जो एक शादी हमारे भारतीय समाज में एक संस्कार मानी जाती है, ऐसी क्या कमी आ रही है कि वो संस्कार हमारे अंदर से निकलते चले जा रहे हैं और हम उसका सम्मान जो है, उसके लिए जितना सम्मान है उसका नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारे जो रिश्ते होते हैं उसमें जब ऐसे कोई झगड़े होते हैं, तो जैसे अभी कामिनी मैम ने बताया था कि वुमेन उसमें काउंसलिंग स्टार्ट करी जाती है। तो उसमें आप जब काफी सारी चीज केसेस में आप हम इनिशियली कंप्लेन हो जाती है, बिकॉज आज के टाइम पे वुमेन भी इंडिपेंडेंट है, मेन भी इंडिपेंडेंट है। तो पहले का अगर आप समाज में देखोगे तो डिपेंडेंसी थी, तो शायद वो उनके अंदर एक जिसे वर्ड बोलेंगे कि जुड़ाव था आपस में, जुड़ाव भी होता था। एंड कहीं पे एक माना जाता था कि मतलब ठीक है, लड़की है तो उसको ये झेलना है। पर आज की जो लड़कियां हैं वो पढ़ी लिखी हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो वो कहते हैं कि हम गलत चीज को क्यों झेलें। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए। जितने अवेयरनेस प्रोग्राम हम कर रहे हैं, आप इस चैनल के थ्रू अवेयरनेस ला रहे हो, कामिनी मैम ने बताया, सर ने बताया। सो इस तरीके के अवेयरनेस के बाद अगर कोई वुमेन एक्शन लेती है या आवाज उठाती है तो हमें उसका अप्रिशिएट करना चाहिए। बट वो क्योंकि एक शादी है हमारे समाज में, उसके लिए बहुत एक रिस्पेक्टेबल प्लेस है। तो उसमें ऐसा होता है कि जब कोई शादी में कोई ऐसी शिकायतें आती है, प्रॉब्लम्स आती है, तो वो रिश्ता उस समय एकदम खत्म नहीं करा जाता है। उन केसेस को पुलिस भी बहुत नाजुकता को समझती है उस केस की, और उनको मतलब बहुत सेंसिटिव वे में डील करती है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर शादी का कोई ऐसा झगड़ा आता है, पति पत्नी का कोई झगड़ा आता है, तो उसके लिए कानून उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता जितना वो अदर ऑफेंसेस में होता है। अगर कुछ आपने बहुत गलत करा है, क्राइम करा है, तो लॉ इज इक्वली स्ट्रिक्ट फॉर यू। बट जहाँ पे वो शादी की बात आती है, वो थोड़ा सा कोर्ट लेनेंट हो जाती है, बिकॉज उस शादी से जो आफ्टर दैट वेडलॉक जो बच्चे होते हैं, जो भी कोर्ट का फैसला होता है या एक पति पत्नी का जो झगड़े फैसला होता है, उसका इफेक्ट उस बच्चे पे भी पड़ता है, और वो एक हमारी नेक्स्ट जनरेशन है। सो उसके लिए भी हम सोचते हैं। अगर अब आपने मेरे से पूछा है कि कानूनी इसमें एक वुमेन के पास क्या ऑप्शंस हैं, तो अगर कोई पति शादी में ऐसे कोई झगड़े होते हैं और बोल देता है कि रात को कि मेरे घर से निकल जा, ठीक है, या उसको मार पीट के उसकी ऐसी हालत करता है कि उसको खुद ही उस घर से धक्का दे देता है, तो ऐसे हालात में हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे वुमेन सेल्स होते हैं, इनकी हेल्प ले सकते हैं। पुलिस को कंप्लेन कर सकते हैं कि वो हमें फॉर दैट नाइट हमें स्टे दे दे, या हमें पेरेंट्स के घर छोड़ दे। लड़की को उसके पेरेंट्स के घर, उसके फ्रेंड्स के घर, जहाँ पे भी उसको लगता है कि मैं सेफ रह सकती हूँ, और वहाँ पे उसको ड्रॉप कर देते हैं। सेकेंड थिंग, उसमें अगर उनको लीगली एक कार्रवाई करनी है तो अंडर सेक्शन 125 ऑफ द इंडियन पेनल कोड वो उसमें अपने भरण पोषण की मतलब मांग कर सकती है। उसमें उन्हें राइट टू रेजिडेंस मिलेगा, रहने का अधिकार मांग सकती हैं, प्रोटेक्शन मांग सकती है फ्रॉम द फर्दर क्रुएलिटी, ताकि उनके ऊपर दोबारा से इतना ये अत्याचार ना हो। ठीक है, अगर उस शादी से जरूरी नहीं कि सिर्फ वाइफ हो, उनके बच्चे भी हो सकते हैं, और बच्चे होने के बाद भी उनके साथ घरेलू हिंसा हो रही है, उनके ऊपर ये अत्याचार हो रहा है, तो वो अपने बच्चों के लिए भी अपने पति से खर्चा मांग सकती है। तो इस तरीके से वो अपने आप को अपना मेंटेनेंस इसमें कर सकती है। जी जी। अजय जी, आपके पास कोई क्वेश्चन है?
मैं क्वेश्चन या तो फिर चलो या फिर मैं करूं। सर आपसे एक जो बेसिकली महिलाओं का ना, ये पूरा निचोड़, जो ये टॉपिक का पूरा निचोड़ था, ये था कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो घर है, चाहे वो बाजार है, रोड है, हमारे कानून में किस किस तरीके के प्रावधान जो मेजर हैं, जिनमें एक्ट है, जिनकी जानकारी महिलाओं को होनी चाहिए, ताकि वो अपने जहां पे भी उनका शोषण होता है, अत्याचार जो होते हैं, उसके लिए वो खड़े हो सके। इस तरीके से अगर एक आप ब्रीफ डिटेल्स इसमें बता दें, ताकि जो जानकारी हम बेसिकली देना चाहते हैं लोगों को, और जो जानकारी उनको उनके पास होनी चाहिए, और साथ में सर यहाँ पे भी कि अगर महिला किसी तरीके से अपने अधिकारों का गलत प्रयोग कर रहे हैं, मतलब कि दहेज नहीं मिला तो उनके ऊपर केस कर दिया, या फिर एक महिला ही है और अपने ससुराल में अपने मतलब सास को भी इन्वॉल्व कर देते हैं, या फिर दूसरी भी महिला है, तो इनको किस तरीके से कानून की नजर में देखा जाता है और इनके लिए क्या राइट्स हैं? बिल्कुल, मैं सबसे पहले क्योंकि मीनाक्षी जी ने एक मैं छोटी सी बात करूंगा कानून के मिसयूज की, कि कैसे कानून का दुरुपयोग मीनाक्षी जी ने बहुत अच्छे तरीके से वो समझाया है कि दहेज का जो आपने अभी इनसे सवाल पूछा था, तो पहले क्या होता था कि 498A जो मीनाक्षी जी ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया सारा, वो दहेज का एक कानून है कि कोई दहेज मांगता है तो उसके लिए एक महिला के पास एक प्रोटेक्शन है कि आप 498A की कंप्लेंट करके FIR हो जाती थी, और उसके बाद जो जो दहेज मांगने के जो जो अपराधी थे उनको उसमें अरेस्ट किया जाता था, सजाएं होती थी। लेकिन बना तो था ये एक महिला की भलाई के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन 498A का इतना मिसयूज हुआ कि एक हस्बैंड वाइफ का थोड़ा सा झगड़ा होता था, वाइफ ने सीधे जाके 498 की कंप्लेंट करनी, तो कानून था कि 498 की जैसी कंप्लेंट होगी इमीडिएटली FIR रजिस्टर होगी, और FIR में सास, ससुर, ननद, देवर, दूर दूर के जितने चाहे ननद देवर आपके कैलकाटा में बैठे हो, मुंबई में बैठे हो, या जाके उत्तराखंड में बैठे हो और कंप्लेंट दिल्ली में हो रही है, सब के सब अरेस्ट होते थे। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि बना तो ये कानून निश्चित रूप से महिला के प्रोटेक्शन के लिए था, लेकिन इसका मिसयूज हो रहा है, तो इसमें अब इतना बड़ा बदलाव आया है कि 498A की आज की डेट में अगर कोई कंप्लेंट होती है, जितने मर्जी उसमें अक्यूज लिखे हों, सास, ससुर, ननद, देवर, जितने भी लिखे हों, अरेस्ट कोई नहीं, FIR होगी, FIR में उसका एडजुडिकेशन होगा, ट्रायल होगा, ट्रायल होने के बाद अगर कोई गिल्टी पाया जाता है तो कन्विक्शन होगा या एक्विट होंगे वो कोर्ट के सामने। लेकिन अगर किसी केस में ये नहीं किया गया कि इमीडिएट कोई अरेस्ट नहीं होगा, अगर पुलिस को लगता है कि किसी को अरेस्ट करने की जरूरत है, इसमें बहुत सारे जब इंक्वायरीज होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो हो सकता है कि पुलिस को किसी को अरेस्ट करने की कस्टडी की जरूरत होती है, तो उसमें आपको मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी होती है, उसके सामने एक गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की कि आपको गाइडलाइंस फुलफिल करनी होती है, मैजिस्ट्रेट के पास जो IO होगा वो जाएगा कि मुझे फला फला आदमी, चाहे वो ससुर है, सास है, देवर है, पति है, ननद है, जो भी है, इनके अरेस्ट की जरूरत है, तो तभी अगर मैजिस्ट्रेट आज्ञा देगा, उसमें परमिशन देगा, तो तभी आप अरेस्ट हो सकते हो। तो इस तरह के कानून में प्रावधान बने गए हैं। देखो, कानून प्रोटेक्शन के लिए बना था, लेकिन जब भी मिसयूज होगा तो उसके लिए हायर अथॉरिटीज, हायर जो हमारे जुडिशियल सिस्टम्स हैं, उनकी नजर पड़ती है कि कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा, मिसयूज होता है तो वो अमेंडमेंट्स इसमें आते रहते हैं। जैसे आपने बोला है कि एक महिला को, मेरे ख्याल से, अगर मीनाक्षी जी मेरे ख्याल से इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता सकती थी, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं 10 या 11 स्टैट्यूट्स, अगर जो प्रावधान हैं, जो कानून बनाए गए, वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए बनाए गए थे, और महिलाओं को उन कानूनों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। जैसे जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है 2006 में, द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में आया था कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, उसके लिए सजा का कानून वो एक महिला को पता होना चाहिए। हिंदू मैरिज एक्ट में, स्पेशल मैरिज एक्ट में, एक महिला किन किन कारणों से वो अपने पति से
तलाक ले सकती है या जुडिशियल सेपरेशन ले सकती है, या वो मेंटेनेंस मांग, अभी 125 सीआरपीसी की बात की है मीनाक्षी जोशी जी ने। सिमिलरली अगर आप इस तरह से 24 में हिंदू मैरिज एक्ट में आप अपने भरण पोषण के लिए न्यायालय के सामने जा सकते हैं। जब आप विवाह विच्छेद की बात कर रहे हो या जुडिशियल सेपरेशन की बात कर रहे हो, तो उस समय भी आप मेंटेनेंस के लिए जा सकते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1861 में आया था, तो ये महिलाओं को जरूर पता होना चाहिए कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और इसमें क्या क्या महिलाओं को बेनिफिट्स मिले हुए हैं इस एक्ट में, वो महिलाओं को जरूर पता होना चाहिए। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट आया हुआ है, ये 2013 में आया था। महिलाओं को ये पता होना चाहिए कि जो मेरा वर्क प्लेस है, अगर उसमें किसी तरह से मेरे साथ कोई छेड़खानी होती है, दुर्व्यवहार होता है, तो मेरे पास क्या क्या राइट्स हैं, मेरे पास क्या क्या रेमेडीज हैं, वो हर महिलाओं को पता होना चाहिए। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट आया हुआ है, 1990 में ये एक्ट आया था, महिलाओं को ये जरूर पता होना चाहिए। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रिवेंशन एक्ट 1986 में आया था, महिलाओं को ये पता होना चाहिए। बहुत सारे कानून ऐसे हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ हमारी मातृशक्ति के लिए बने हुए हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से समाज हमारी माओं से, हमारी बहनों से, और समाज कानून ने भी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे कानून आए हुए हैं, जो कि हम जैसे जो कानून के ज्ञाता हैं, मीनाक्षी जी, इसको कहीं ना कहीं हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने समाज तक, अपने देश में जो हमारी महिलाएं हैं, उन तक इन कानूनों की, जो उनके लिए जो उनके अधिकार हैं, जो उनकी रेमेडीज हैं, उन तक उनको पहुंचाएं। बहुत सारे कानून हैं, उनको हम उनके अधिकार बता सकते जी जी। अगला क्वेश्चन भी संजय जी मेरा आपसे ही है कि अगर किसी महिला के पास कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं, तो क्या उनको सरकार की ओर से भी वकील मिल सकता है? जी जी, निश्चित रूप से हर स्टेट में लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज हैं, और आप अगर आपके पास आर्थिक, आप इकोनॉमिकली अगर आप किसी वीकर सेक्शन से आते हैं। आवाज कट गई, आवाज नहीं आ रही। आवाज हेलो, जी, आ रही आपकी आवाज कट गई है। आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज जी। हर स्टेट में मैं आपको बता रहा था कि हर राज्य में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, और महिलाओं को अगर वो आर्थिक रूप से वो सक्षम भी हैं, उसके बावजूद भी वो, जैसे एक बुजुर्ग या महिला लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में जा सकता है, मैं किसी तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी आपको सरकारी वकील को प्रोवाइड करती है, वो सरकार बहन करती है, और सरकार आपको एक वकील प्रोवाइड करती है, जो कि कानून न्यायालय में आपका महिला का केस है। तो आपको पूरे राइट्स हैं। ये जरूर ये कहना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं न्यायालय के दरवाजे कैसे खटखटाऊं, ये सोचने की जरूरत नहीं है। हम हर स्टेट में लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जो तो मुझे एक सरकारी वकील मुहैया कराया जाए, तो आपको सरकारी वकील मुहैया। जी अजय जी, आपके पास कोई क्वेश्चन है? मेरा सवाल मीनाक्षी जी से है। जी बोलिए। मैम, एक्चुअली आजकल क्या होता है, मेरे पास कुछ कॉल्स वगैरह भी आई थी, बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं ऑनलाइन पे, जैसे मेरी किसी से अनबन हो गई है, लड़की से या फिर किसी भी तरीके से, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं नहीं करता, लेकिन मतलब जो इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो ऑनलाइन में उनकी फेक प्रोफाइल बना के उनका नंबर वगैरह शेयर कर देते हैं, और बहुत सारे फिर आप ये लगा लीजिए कि परिवार तक को प्रेशर आ जाता है। इस तरीके से लड़की के ऊपर इतना सामाजिक दबाव आ जाता है कि कई बार तो ये होता है कि लड़की शायद सुसाइड तक कर जाती है। तो इन चीजों में किस तरीके के अधिकार लड़कियों को हैं, और उन जो एक्यूज हैं, बेसिकली जो अपराध करते हैं इस तरीके के, उनके लिए किस प्रकार की सजाएं? देखिए, जो आपने सवाल पूछा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फेसबुक एक ऐसा माध्यम बन चुका है जो हम सबको जोड़ता है। और जैसे भी सर ने बताया था कि काफी सारे लॉज बने हैं, उसका मिसयूज होता है और टाइम टाइम उनको मॉडिफाई करते हैं। तो हर एक चीज जो इस दुनिया में आती है उसका हमें हमारे पास उसका
आशीर्वाद भी होता है, उसका श्राप भी होता है, कुछ अच्छा भी होता है, उससे कुछ मिसयूज भी होता है। तो फेसबुक इज वन ऑफ देम। फेसबुक इज मतलब एक ऐसा मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट है जो शायद मैं इंडिया में हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, उससे मैं अमेरिका में अगर मेरे रिलेटिव हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मैं या फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे कनेक्ट हो सकती हूँ। सो जो मेरे को मतलब फील कराते कि मैं सबसे कनेक्टेड हूँ। बट ये बहुत दुख की बात है कि इन सब चीज़ों का मिसयूज भी बहुत होता है और इसके पीछे इंटेंशंस बहुत काफ़ी टाइम तो सीरियस इंटेंशंस होती हैं। कभी कभी हम ऐसे मजाक में भी इसको कर देते हैं, ये सोचे बिना कि इसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है कि वो किसी की लाइफ भी चली जाती है, या काइंड ऑफ जो डेफोमेशन होता है या उसकी समाज में जो बदनामी होगी वो शायद कभी वो उसकी भरपाई हो ही नहीं सकती है। एक छोटा सा मजाक किसी की जान ले सकता है, या एक छोटा सा मजाक इंसान की जिंदगी भर की बनाई हुई इज्जत को खराब कर सकता है। तो फेसबुक हो गया, मैसेंजर हो गया, या आजकल मोस्ट पॉपुलर है इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। सो दीज ये जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, इससे हम काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ को स्पॉइल भी कर सकते हैं, मतलब हो जाती है। अब इसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग फेक अकाउंट्स बना देते हैं, ये सोच के कि हमारे को उसमें ट्रेस नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो जिसका सपोज मैं ए पर्सन का फेक अकाउंट बना रही हूँ, तो मैं उसी की पिक्चर उसके अकाउंट से डाउनलोड करूंगी, ठीक है, उनकी पिक्चर मैंने लगा दी, तो मुझे और जो भी उनके फ्रेंड सर्कल में है या उनका जो भी फ्रेंड सर्कल है, नोन है, उनको मैंने रिक्वेस्ट भेजी, उन्होंने ये सोच के कि ये हमारे नोन की रिक्वेस्ट है, वो ऐड कर लेते हैं। उसके बाद जिसका क्रिमिनल माइंडेड इंटेंशंस होते हैं, क्रिमिनल माइंड होता है, वो उसमें कुछ भी कंटेंट अपलोड कर देते हैं। तो कंटेंट क्या हो सकता है? कोई भी आपका टेक्स्ट, कोई भी आप इमेज या कोई ऑडियो वीडियो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अगर आप उस पेज में अपलोड करते हो जो कि एक फेक है, वो उसमें एक ऑफेंस होता है, ठीक है। और लोग क्या करते हैं, इसके लिए क्या होता है, अगर मुझे पता चलता है कि मेरा एक फेसबुक अकाउंट बना है जो कि फेक है, उसको गलत तरीके से हैंडल करा जा रहा है, उसको गलत तरीके से मिसयूज करा जा रहा है, तो सबसे पहले मेरा काम है कि उसी मैकेनिज्म में उसका सॉल्यूशन जो कि दिया गया है उसको लेना। जैसे आपका फेसबुक में अकाउंट है, तो फेसबुक में ही आपके पास ब्लॉक करने का ऑप्शन होता है, उसी समय वहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिपोर्ट एंड स्टेट द रीजन, राइट। तो हम वहाँ पे उसी समय उसको क्लिक करके रिपोर्ट कर सकते हैं फेसबुक में, और एक कंप्लेन कर सकते हैं कि ये मेरा फेक अकाउंट है, तो काइंडली टेक द नेसेसरी लीगल एक्शन अगेंस्ट द एक्यूज्ड। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये है। सेकेंड हमारे पास ये बनता है कि सेक्शन 66D ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जो कि 2000 में आया था, उसमें जैसे जैसे ये सोशल मीडिया की लोकप्रियता बढ़ती गई, उस हिसाब से इसके क्राइम्स भी बढ़ते गए। उनको मद्देनजर रखते हुए हमारी जो लीगल कमिटीज हैं या फिर जो लेजिस्लेचर है, उसने लॉ बनाया IT एक्ट के अंदर कि इसमें जो भी अगर ऐसा कोई ऑफेंस करेगा वो पनिशेबल ऑफेंस होगा। इसमें जो सजा मिलती है ऐसे रॉन्ग डूअर को, जिसने गलत किया होता है, उसमें 3 साल तक की सजा है और 1 लाख तक का जुर्माना है, जो कि काफी अच्छी अमाउंट है जो जुर्माना देने के लिए। और अगर किसी को उसमें हमें एक और चीज समझने की जरूरत है कि कोई इंसान हमारे संग ऐसा गलत क्यों कर रहा है, उसकी इसके पीछे इंटेंशन क्या है। वो इंटेंशन हमें डरा धमका के कुछ गलत पैसे की डिमांड करना या गलत तरीके के फेवर्स हमसे मांगना, वो भी हो सकती है, या फिर हमें ब्लैकमेल करके या सोसाइटी में ह्यूमिलेट करना, ये सब एक हिडन इंटेंशंस हो सकती हैं जो हमें मतलब इसको देखना पड़ता है। एंड इसके ऊपर अब आपको ये होगा कि हमने फेसबुक में कंप्लेन कर दी, तो फेसबुक उस पर कैसे काम करेगा, या फिर हमारा IT अगर इन्फो एक्ट है वो इस पे कैसे काम करती। तो हम इसके लिए हमारे पास जो टूल है वो है साइबर फॉरेंसिक टूल। जो साइबर फॉरेंसिक टूल जिस कंप्यूटर से वो लॉगिन होता है उसका IP एड्रेस नोट करती है, उसकी लोकेशन डिटेक्ट करती है, जिससे हम एक्चुअल एक्यूज्ड के पास पहुंच जाते हैं, और जो एक्यूज्ड होता है, जो रॉन्ग मतलब जिसने वो गलत इंटेंशन से गलत फेक अकाउंट बनाया है, हम उसको पनिश करते हैं। तो इस तरीके के ऑफेंस को हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट करना चाहिए। और ये एक सोशल ऑफेंस है, जिससे अगर शायद मेरी अवेयरनेस या मैंने कुछ अगर किसी गलत स्टेप के थ्रू गलत मेरे संग कुछ हुआ है, उसके लिए अगर मैंने आवाज़ उठाई है, तो मुझे लगता है कि मुझे वो अपने सोशल मीडिया पे शेयर करना चाहिए, जिससे कि जो एक लाखों मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स होंगे, उसमें मे भी आजकल 1000 5000 दोस्त होना बहुत आम बात होती है, तो उतने लोगों को एक मैसेज जाएगा, और अगर उनके संग कभी कुछ गलत होता है तो उनको भी इस चीज़ में समझ में आएगा कि हमें आगे क्या करना है।
क्योंकि गलत हम सबके साथ होता है, पर हमें ये नहीं पता चलता कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ से हमें रिलीफ मिल सकता है और कहाँ से हमें इफेक्टिवली रेमेडी मिलेगी। जी जी, एक क्वेश्चन मेरा मुझे संजय शर्मा आपके जी आपसे। हाँ जी, बोलिए मैम। हेलो हेलो हेलो, बोलिए। हेलो। हाँ हेलो। मैम, मुझे स्क्रीन में एक सवाल दिख रहा है कि हाँ जी आपको मैं भी मेरी वही आवाज आ पूछना रही चाह है? रही थी। हाँ जी, मैं भी वही क्वेश्चन कल आपसे करने वाली थी बाद में। हाँ, जो सवाल ये दिख रहा है कि कुछ गलत महिलाएं होती हैं, ये कानून का फायदा उठाते हुए शरीफ इंसान के ऊपर मुकदमा दायर करती हैं और उसके बाद पैसे की डिमांड करती हैं। तो जी इनके जी लिए क्या कानून है, इनके ऊपर कोई सख्त एक्शन ले सकता है? ये सवाल किसी यूजर का आया हुआ है। तो जी जी इसका जवाब ये है कि काफी सारी, जैसे आपने बताया कि बताया था कि अभी आजकल जो इश्यूज होते हैं, ठीक है, कोई भी हमारी पर्सनल राइवलरी हो सकती है या किसी को डिफेम करने के लिए हम ऐसे झूठे केस मतलब डाल देते हैं। काफी लोग ऐसे डाल देते हैं, चाहे वो वुमेन्स हो। अभी जैसे संजय सर ने बताया था कि 12 to 13 ऐसे एक्ट्स हैं हमारे पास जो सिर्फ वुमेन प्रोटेक्शन के लिए बने हैं। बिकॉज हमारे संविधान में अंडर सेक्शन 14 में लिखा गया है कि वुमेन्स एंड चाइल्ड आर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सो कोर्ट उसमें नेसेसरी स्टेप लेती है जिससे भी हम वुमेन्स को अपलिफ्ट कर सके, उनके राइट्स को, इंटरेस्ट को बचा सके। इसके लिए सिर्फ कोर्ट्स एंड इवन द स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो नेसेसरी लॉज को बना सके। अब क्या होता है कि इन लॉज का मिसयूज भी हो रहा है। अगर कोई वुमेन ऐसा मिसयूज करती है तो उसके लिए क्या होता है कि कोर्ट उनके ऊपर मुआवजा लगा सकती है और उनसे उनके ऊपर रिवर्ट भी मतलब कई बार केसेस हो जाते हैं। अगर कहीं पे भी जजेस को लगता है कि ये झूठा केस है, इसमें इन्वेस्टिगेशन में कुछ फाइल नहीं हुआ है, तो वो मतलब जो कंप्लेनेंट होता है, बेसिकली जिसने भी केस फाइल करा होता है, उसको हम प्लेंटिफ या कंप्लेनेंट के नाम से एड्रेस करते हैं। तो वो प्लेंटिफ और कंप्लेनेंट के ऊपर ही कोर्ट कुछ फाइन एंड कॉस्ट लगा देती है एंड समटाइम्स उनको कस्टडी जेल भी भेजती है ताकि वो आगे से ऐसे ऑफेंस ना करें। बिकॉज ये जज करना कि एक मुकदमा, क्योंकि एक झूठा केस डालने से वो कोर्ट का एक महत्वपूर्ण समय का मतलब बर्बाद करते हैं और दूसरे इंसान को भी अननेसेसरी इतना ट्रबल होता है। जी जी, आपने काफी अच्छे तरीके से मैम बताया। अजय जी, मैं क्वेश्चन करूं आगे? जी मैम, अब काफी टाइम हो गया है तो मैं ये सोच रहा था एक क्वेश्चन और है। जी प्लीज आप कीजिए। तो संजय जी, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर कोई निर्दोष व्यक्ति है, उसके बाद उसको भी खुद मालूम है कि वो निर्दोष है और उसके बाद भी उच्चतम न्यायालय से उसको सजा हो जाती है, तो उसके बाद व्यक्ति के पास किस प्रकार की जो अपील है वो कर सकता है? अगर हम उच्चतम न्यायालय की बात करें तो देखिए, उच्चतम न्यायालय में सबसे पहले आप जैसे डायरेक्ट आप रिट में जा सकते हैं या वो है। लेकिन अगर मैं आपको बात करूं कि कहीं से किसी व्यक्ति को सजा हो रही है, हाई कोर्ट से सजा होती है, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करता है कि मैं निर्दोष हूँ और उसको स्पेशल लीव पिटिशन उसको बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो क्या SLP आपको ग्रांट होगी, सुप्रीम कोर्ट उसको उसकी सजा को बरकरार रखेगी या उसको करेगी, डिसमिस होगी, अलाउ होगी। अगर उसकी SLP डिसमिस होती है तो उसको फिर भी लगता है कि SLP डिसमिस होने के बाद वो रिव्यू पिटिशन फाइल करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में एक प्रोसीजर है कि अगर आप रिव्यू पिटिशन फाइल करते हैं तो रिव्यू पिटिशन की चैम्बर हियरिंग होती है, ओपन हियरिंग नहीं होती। ओपन हियरिंग के लिए आपको सेपरेटली परमिशन लेनी होती है जजेस के पास। जब आप अर्ज करते हैं तो रिव्यू में ओपन हियरिंग होती है। सर, आपकी आवाज बहुत कट रही है। अगर आपकी रिव्यू पिटिशन भी डिसमिस हो जाती है, अगर आपकी रिव्यू पिटिशन भी डिसमिस हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी संविधान ने आपको एक राइट और दिया हुआ है। वो राइट है क्यूरेटिव पिटिशन। आप एक क्यूरेटिव पिटिशन फिर से डाल सकते हो। क्यूरेटिव पिटिशन की हियरिंग वैसी होती है जैसे कि SLP की हियरिंग होती है।
लेकिन साथ ही साथ एक प्रावधान और बना हुआ है कि कानून का मिसयूज ना हो, कि कोई अपने आप को बचाने के लिए, हो सकता है कोई निर्दोष है, निर्दोष आदमी को सिक्योरिटी पोजीशन में भी छूट सकता है, होता है गलती से एसएलपी में उसको कोई ऑर्डर नहीं मिला, रिव्यू डिसमिस हो गई हो, लेकिन सिक्योरिटी पिटिशन को इम्पोर्टेंट बहुत ध्यान से समझिए कि कहीं हम गलती नहीं है। लेकिन साइमल्टेनियसली सिक्योरिटी पिटिशन में एक प्रावधान और बना हुआ है, सिक्योरिटी पिटिशन फाइल करने के लिए आपको एक सीनियर एडवोकेट का सर्टिफिकेट लगाना होता है, कि जिसमें वो सर्टिफाई करता है आप किस ऑर्डर के अगेंस्ट सिक्योरिटी पिटिशन फाइल कर सकते हैं। इसकी एक ही मंशा होती है, हर सुप्रीम कोर्ट में हर सीनियर एडवोकेट आपको ये परमिशन नहीं देगा जहाँ आप अगर सिक्योरिटी पिटिशन डिसमिस होती है तो कंपलसरी कॉस्ट को डिसमिस होती है, आपको लाखों रुपए का दंड जुर्माना दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि निर्दोष आदमी होगा तो निर्दोष आदमी फाइल करते ही वो छूट जाए, रिव्यू में छूट जाए, हो सकता है सिक्योरिटी में छूट जाए, लेकिन अगर वो दोषी होगा तो उसको ये भी सोचना पड़ेगा वो सजा तो बरकरार रखेगी, लेकिन कंपलसरी कॉस्ट को पे करना। जी अजय जी, जी मैम, आपके पास कोई क्वेश्चन हो या फिर टाइम भी काफी हो गया है? हाँ टाइम काफी हो गया है। सर क्वेश्चंस कुछ और भी हैं, लेकिन हम कभी किसी और समय पे इन चीजों को देखेंगे। हमने एक प्रयास किया कि हमारी महिलाएं, हमारे समाज में किस तरीके के अधिकार हमारी महिलाओं को दिए गए हैं कानून के द्वारा, और सरकारों के द्वारा भी आयोग गठित किए गए हैं, समय समय पे उनको ट्रेनिंग देने के लिए रिव्यूज किए जाते हैं, सशक्त करने के लिए अलग अलग नीतियां बनाई गई हैं, अलग अलग प्लान हैं, चाहे वो सरकार की ओर से हो, चाहे वो जनता की ओर से हो, और चाहे समाज की ओर से हो। समाज, लेकिन हर जगह समाज का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। ये मैं हमेशा अपने साथियों को भी कहता हूं, सिस्टम हम जितना मर्जी बना लें, ऑटोमेशंस कर दें, जहां पे ह्यूमन की जरूरत पड़ती है वो हमेशा, अगर वो व्यक्ति उस मानसिकता का नहीं हुआ, अच्छे या बुरे, सही या गलत, सही व्यक्ति होगा तो सही चीजें होंगी, गलत हुआ तो वहीं पे चीजें रुक जाती हैं। सर इन्हीं चीजों को लेके आपसे मेरी एक लास्ट क्वेश्चन आपसे भी और मीनाक्षी जोशी मैम से भी है कि आप इन सबको लेके अपने उत्तराखंड के लोगों को, क्योंकि हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और उत्तराखंड समाज से हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है इन अधिकारों को लेके, इन महिला संरक्षण को लेके और महिलाओं की सुरक्षा को लेके? संजय सर। जी, अगर आप एक संदेश की बात करें तो सबसे पहले हमें हमारी मातृशक्ति को ये पता होना चाहिए, रेमेडी लेस कोई नहीं। कानून ने हर किसी को रेमेडीज दी हुई हैं, हर किसी चीज का प्रावधान है। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो आपको खुद अगर समझ नहीं है तो आप किसी कानून के ज्ञाता को पूछ सकते हो, अपने किसी बड़े बुजुर्ग को, किसी पढ़े लिखे इंसान को आप पूछ सकते हो कि मेरे को ये परेशानी है और मेरे लिए मैं इसको कहाँ पे एजुकेट कर सकती हूँ। कहीं पे कानून में मनाही वाला सवाल कहीं पे नहीं है कि जो कि हमारी महिलाओं को सिखाया गया है कि अगर तू ये कर भी ले तेरा कोई सुनने वाला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि मैं थोड़ा सा मीनाक्षी जी की उस बात को थोड़ा सा एक फर्दर ऐड करना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से भी है, अगर हम पुलिस के पास जाते हैं किसी भी चीज के लिए और पुलिस उस चीज को रजिस्टर करने के लिए एफआईआर लॉन्च करने के लिए मना करती है, तो हमारे पास ये नहीं है कि हम पुलिस ने रिजेक्ट कर दी कि जाओ भागो जाओ, हम तुम्हारी कंप्लेंट का एफआईआर लॉन्च नहीं करते हैं। हम एक मैजिस्ट्रेट के पास एक 156(3) का हमारे पास प्रोविजन है, एक मैजिस्ट्रेट के पास हम जा सकते हैं कि देखो जी हमने पुलिस के पास कंप्लेंट की थी लेकिन पुलिस ने एफआईआर लॉन्च नहीं की, मेरे पास वैलिड ग्राउंड्स हैं, एफआईआर लॉन्च हो सकती है। मैजिस्ट्रेट उसमें ऑर्डर करेगा, पुलिस को डायरेक्ट करेगा कि आप इसकी इमीडिएटली एफआईआर लॉन्च कीजिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये संदेश है हमारी उत्तराखंड की मातृशक्ति के लिए, कानून में प्रावधान है, आपको अपनी रेमेडीज पता होनी चाहिए, अपने अधिकारों का पता होना चाहिए। आपको नहीं पता
कानून के ज्ञाताओं के पास जाइए, पढ़े लिखे इंसान के पास जाइए, जिनको अपनी समस्याएं बताएं। उसके साथ ही एक और बहुत बड़ा मैसेज है, कभी कानून का मिसयूज करेंगे तो जो आज हम आपको कानून की शिक्षा दे रहे हैं, जी, महिलाओं के पास कितने इसमें स्टैट्यूट्स हैं आपकी रक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, तो शायद वो हम भी नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर उन चीज का मिसयूज होना शुरू होगा, अपने अधिकारों के, अपने राइट्स आपको पता होने के, लेकिन उनका दुरुपयोग कतई नहीं होंगे। इसी के साथ मैं पूरे उत्तराखंड की मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। तो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और उत्तराखंड जैसे उन्होंने हमें दिया है उस निरंतर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मीनाक्षी मैम, आपकी तरफ से संदेश समाज और हमारे उत्तराखंडी लोगों के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम भले ही दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर हम मूल निवासी उत्तराखंड के हैं। हम अभी भी, हमारी रूट्स वहीं से और हमारा दिल वहीं अटैच है। तो इसलिए संजय सर ने कानूनी प्रोविजंस तो काफी अच्छे से बताए, तो मैं उनको रिपीट नहीं करूंगी। बट आई से कि आप अपने अधिकारों के लिए जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, तो आपकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहले जागरूकता ही सबसे बड़ा एक हमारे हाथ में हथियार है। हमें पहले जागरूक होना पड़ेगा, और उसके साथ साथ हमें अपनी बेटियों को पढ़ाने की, लिखाने की जरूरत है। उत्तराखंड में एजुकेशन, वुमेन्स एजुकेशन रेट वैसी अच्छा है, लेकिन हमें उसको और अच्छा करना है। अगर हमारी लड़कियां, हमारे लड़के पढ़े लिखे होंगे, तो उन्हें पता होगा कि हमें कैसे अपनी बहनों की, अपनी माँ बहनों की रिस्पेक्ट करनी है, उनको सम्मान देना, उनकी कैसे सुरक्षा करनी है। तो शायद ये कभी क्राइम हमारे वहाँ पे राज्य में हो ही ना। और दूसरा, हमें अपने लड़कियों को, महिलाओं को एनकरेज करना है कि जैसे आपने देखा कि लड़की स्कूल पढ़ती है, कॉलेज पढ़ती है, तो पेरेंट्स उसकी शादी करा देते हैं। पर उसे शादी कराने से पहले हमें उसको ये समझाना है कि बेटा, तुम्हें अपने पैरों पे खड़े होना है, तुम्हें इंडिपेंडेंट बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है। आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपने परिवार के लिए, और जिस फैमिली में आप जाओगे वहां के लिए, तो आप उनको समझो, ताकि आप दोनों जगह एक अच्छे से रह सकते हो। ये कुछ बारीक चीजें हैं जो हमें अपने बच्चों को समझाने की जरूरत है। और तीसरा, हमें उन्हें ये बताना, हमें अपने बेटे और बेटी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। हमें उन दोनों को इक्वल लेना चाहिए। जो अपॉर्चुनिटी, जो अच्छी एजुकेशन आप अपने एक बेटे को देते हो, कि वो कल एक बुढ़ापे में आपका सहारा होगा, आपकी देखभाल करेगा, अगर वही एक अच्छी एजुकेशन आप अपनी बेटी को दोगे, तो जरूर वो बुढ़ापे में वो बेटी भी आपका एक सहारा बन सकती है और आपकी देखभाल करेगी। जैसे अभी आपने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखा होगा, प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर लेटेस्ट एक जजमेंट आया है, कि जिसमें कोर्ट ने भी बोला है कि प्रॉपर्टी में बेटा और बेटी दोनों का समान अधिकार है। और उसमें कोर्ट ने एक वर्डिंग्स बोले हैं जो आई वुड लाइक टू से हियर। कोर्ट ने बोला कि बेटा तब तक बेटा रहता है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, पर एक बेटी मतलब पूरी जिंदगी अपने माँ बाप की प्यारी बेटी रहती है। वो हमेशा उनकी मतलब मदद करने और पॉसिबली हर एक तरीके से उनकी रक्षा करने के लिए आगे आती है। ये स्पेशल वर्ड्स थे जो मैंने पढ़े और मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मेरे को लगा मुझे आपसे शेयर करने चाहिए। तो ये तभी होगा जब हम अपने बेटे और बेटी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, तब वो दोनों ही हमारी रक्षा के लिए हमारे साथ आ सकते हैं। और हमें उनको, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमें उन्हें एनकरेज करना चाहिए उत्तराखंड निवासियों को, कि दहेज लेना एक पाप है ना। हमें दहेज किसी को देना है ना किसी से दहेज लेना है। शायद आज हम अपने बेटे के लिए दहेज मांग रहे हैं, तो कल को हमें अपनी बेटी के लिए दहेज देना भी पड़ सकता है। तो हम कितना मांग रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि हम उतना ही दहेज आगे दे भी, हमें उससे बहुत ज्यादा देना पड़ सकता है। या आज अगर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, पर शायद कल हम उस हालत में ना रहें, तो हमें उस चीज को समझते हुए अवेयरनेस करनी चाहिए, अपने आप को जागरूक करना है कि जो चीजें गलत हैं, हमें गलत का साथ नहीं देना है, सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है। और कानून तो हमेशा आपके साथ है। मैं हूँ, संजय सर हैं, आप हमें कभी भी बताइए, हम अपने उत्तराखंड वासियों की मदद करने के लिए हमेशा आगे हैं। बस आप हमें निसंकोच हमसे कांटेक्ट करिए और हमें बता सकते हैं। और मुझे यही कहना है उत्तराखंड वासियों से, सब स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड नमस्कार। जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। आज का जो चर्चा का विषय था वो तो काफी अच्छा था,
अभी क्वेश्चंस भी काफी थे और कामनी मैडम जी जो हैं वो शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से हमसे हट गई, लेकिन आगे की चर्चा हम चाहेंगे कि एक बार फिर जो आगे के क्वेश्चन या आगे की जो वो और चर्चा है वो हम आप लोगों के साथ करें, आप लोगों को एक बार फिर बुलाएं। माफी चाहता हूँ मैं डिस्कनेक्ट हो गया था गलती से। जी जी अजय जी। जी थैंक यू जोशी जी, आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया। और संजय सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का, यशोदा मैम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस हमारे शनिवार के प्रोग्राम में जो हमारा प्रयास रहता है वन्यू के टीम का कि अपने लोगों को जानकारी देके सशक्त बनाना, और उसके लिए आप सभी ने बहुत ही अच्छा सवालों के जवाब भी दिए और जानकारी दी हमारे समाज के लोगों के लिए। और जो भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे और जुड़े हुए हैं, आप सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जिस तरीके से हमने बात करी थी कि महिलाओं के अधिकार क्या हैं, तो उनमें हमने कुछ प्रकाश डाला कानूनन भी और महिला आयोग से भी, बल्कि महिला आयोग से जो मैम थी थोड़ा टेक्निकल वजह से हमारे साथ इतनी कंटिन्यू नहीं रह पाई, लेकिन कानून में किस प्रकार की सुरक्षाएं महिलाओं के लिए हैं और महिला आयोग पीड़ितों की किस तरीके से मदद करता है, तो ऑलमोस्ट हमने इन सभी जो चैप्टर्स हैं, जो सवाल हैं, इन पे कवर किया। और कुछ सवाल हमने अपने साथियों से भी लिया। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मैम आपका भी, और सारे व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और पुनः हम इस तरीके के प्रोग्राम करते रहेंगे और उम्मीद करते हैं आपसे ये सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। जय भारत, जय उत्तराखंड। जय भारत, जय उत्तराखंड।